जय एस्पायरेंट, दिस इज मनीष गुप्ता, योर इंग्लिश फैकल्टी एंड वेलकम बैक टू योर चैनल टीम निष्ठा। गाइज, जैसा कि पता है आप जितने भी बच्चे जो एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, तो मैं आप सारे एनडीए के बच्चों के लिए प्रीवियस ईयर का सीरीज लेकर आ रखा हूँ। इस सीरीज में बेसिकली मैं क्या करा रहा हूँ गाइज, आपका एनडीए 1 2019 से लेकर एनडीए 2 2025 तक इंग्लिश के जितने भी क्वेश्चन आ रखे हैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ अलोंग विद द बेस्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। ऐसा नहीं कि मैं बस उस क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूँ, उस वर्ड को डिस्कस कर रहा हूँ, उसके साथ फ्यूचर में और क्या क्या क्वेश्चंस आ सकते हैं और किस कॉन्सेप्ट से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा है, वो भी मैं डिटेल में आपको डिस्कस करता चल रहा हूँ। तो गाइज, अभी तक मैंने आपको 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखा है, दैट इज एनडीए एनडीए 1 2019 एंड एनडीए 2 2019। अब ये जो वीडियो है गाइज, एनडीए 1 और 2, क्योंकि उस समय कोविड था, तो दोनों मतलब एनडीए 20 का एक ही पेपर था, ठीक है, एक ही बार पेपर हुआ था उस समय। तो लेट अस स्टार्ट द क्लास। बिफोर स्टार्टिंग द क्लास, लेट अस नो मोर अबाउट टीम निष्ठा। टीम निष्ठा क्या है हमारा? देखो, सबसे पहले जो ऑफिशियल वेबसाइट है गाइज वो क्या है, www.teamnistha.com। और जो टेलीग्राम का चैनल है, नेम उसका क्या है, टीम निष्ठा। सेम नेम से ही हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट है, यू कैन कनेक्ट ओवर देयर। आप इन सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के साथ हमसे जुड़ सकते हो और आपके जो भी क्वेरीज हैं एग्जामिनेशन को लेकर, आपको जो भी डाउट्स है मन में, आप वहां पर हमारे टीम से, हम सबसे जुड़कर पूछ सकते हो, ठीक है। और क्या है गाइज, एक वेबसाइट है www.ncrtquiz.com। यहां पर आपको क्या मिलेगा, यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज क्विजेस मिलेंगे हिस्ट्री ज्योग्राफी का, ठीक है। जो 6 to 12 एनसीईआरटी हैं उनसे रिलेटेड आपको क्विजेस मिलेंगे, साइंस के क्लासेस मिलेंगे, ये सारे आप चीजें यहाँ पर क्या कर सकते हो, विजिट कर सकते हो। तो विदाउट एनी डिले, लेट अस डाइव डीपर इनटू द क्लास। चलो, सबसे पहले एक बात मैं बच्चों को बता दूं कि ये हमारा आज डे 3 है। आप जितने भी बच्चे डे 3 को या डे 2 को देख रहे हो, आप सारे बच्चों से हम्बल रिक्वेस्ट है कि वीडियो को आप सीक्वेंस में फॉलो करें, क्योंकि पूरा प्रीवियस ईयर को मैंने उस तरह से ही स्ट्रक्चर कर रखा। पहली जो वीडियो था उसमें मैंने आपको सारे क्वेश्चन का अप्रोच, कैसे स्पोर्टिंग एरर करते हैं, कैसे पैसेज के क्वेश्चन करते हैं, सारा वहां पे डिस्कस कर रखा है। तो आप कोई भी वीडियो, डोंट रश द वीडियो, एनी वीडियो, सारे वीडियो को बहुत पेशेंटली आप सुनोगे, हर कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया उसको जॉट डाउन करोगे, उससे सीखने की कोशिश करोगे। जो भी इंपॉर्टेंट वर्ड्स मैंने एंड में कराया हूं या बीच में कराया हूं, सारे वर्ड्स आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो क्लास को क्या करते हैं हम लोग, स्टार्ट करते हैं। तो यहीं से मेरा क्लास स्टार्ट होता है। वर्ड्स क्या है, एंटोनिम सिनोनिम से देख लेते हैं एक बार हम लोग। एंटोनिम से, ठीक है। ही नोडेड एब्सेंटली थ्रू आउट द मीटिंग। उसने कैसे नोट करा, एब्सेंटली। अच्छा, एब्सेंटली वर्ड का मतलब आपको पता है क्या होता है, नॉट अटेंटिवली, ठीक है। अब्सेंटली का मतलब क्या होता है, नॉट अटेंटिवली, अटेंटिवली मतलब कि बहुत ज्यादा फोकस होकर अटेंशन के साथ अगर किसी चीज को आप अटेंड नहीं करते, उसे बोलते हैं अटेंटिवली। इससे रिलेटेड और क्या वर्ड आप याद कर सकते हो, डिस्ट्रैक्टेडली, और क्या, ड्रीमली, ब्लैंकली भी बोल सकते हैं, ब्लैंकली लुक करते हैं हम लोग। और क्या बोल सकते हो, ड्रीमली, ब्लैंकली, वैकेंटली, वैकेंट लुक, ये सारे वर्ड आप इसके जगह पर क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन अगर किसी चीज को ध्यान से सुन रहे हो, उसके लिए क्या क्या वर्ड आपके पास फोकस्ड बोल सकते हो आप। तो आ जाओ, कैपेबली का मतलब क्या होता है, ये क्या दिखाता है, इट शोज एबिलिटी। कैपेबिलिटी का मतलब, कैपेबली का मतलब इन अ वे दैट शोज योर एबिलिटी। तो ये तो नहीं बनेगा, ये तो कॉन्टेक्स्ट नहीं बन रहा। अलर्टली का मतलब क्या होता है, बहुत ज्यादा अवेयर होकर, ठीक है, फोकस्ड होकर। तो इसे, ये मेरा एंटोनिम्स बन सकता है। बाकी को ऑप्शन देखो, एजिटेडली का मतलब होता है कि मतलब एजिटेशन में हो, इन अ वे दैट शोज अ स्ट्रॉन्ग इमोशन, स्पेशली नेगेटिव इमोशन, ठीक है, गुस्सा, एंगर। तो ये भी तो नहीं हो सकता मेरा। ड्रीमली, ड्रीमली का मतलब मैंने क्या बता दिया, इसका सिनोनिम्स बता दिया। लेकिन मेरे को चाहिए क्या, एंटोनिम्स। तो क्या बनेगा बच्चों, अलर्टली बनेगा। अलर्टली का मतलब मैंने बताया कि बहुत ज्यादा फोकस, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर
कंसियसली, अलर्टली का मतलब समझो, कंसियसली, एंटोनिम्स ही था ना। ओके, नाउ वी हैव सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है, आई फुल्ली बिलीव दैट द कॉर्नर स्टोर, कॉर्नर स्टोर का मतलब समझो द जिस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ समथिंग, दिस इज कॉल्ड कॉर्नर स्टोर, कॉर्नर स्टोन ऑफ गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट इज एजुकेटेड। एजुकेटेड का मतलब होता है पढ़ा लिखा, एक्सपीरियंस्ड, ठीक है। तो एजुकेटेड के लिए आप क्या क्या वर्ड यूज कर सकते हो, एरोडाइट, एरोडाइट ज्ञानी, स्कॉलरली, एक्सपीरियंस भी बोल सकते हो, स्कॉलरली हो गया आपका, लिटरेट भी बोल सकते हैं, लिटरेट वर्ड भी आ जाएगा, लर्नेड पर्सन भी बोलते हैं। और कुछ वर्ड सुनो, सोचो क्या हो सकता है, लेटर्ड भी बोलते हैं, अगर पढ़ा लिखा है उस इंसान को लेटर्ड भी बोलते हैं। तो ये सारे वर्ड आप एजुकेटेड के लिए वर्ड यूज कर सकते हो। सेरेब्रल भी आएगा इसमें, सैपियंट एक और वर्ड होता है, सैपियंट, ठीक है। ये सारे वर्ड्स एजुकेटेड के लिए, ज्ञानी के लिए यूज होता है। आगे आ जाए, इनलाइटेंड का मतलब क्या होता है, बी इन्फॉर्म्ड और बी अवेयर ऑफ समथिंग, मतलब कि अगर कोई चीज आप कोई चीज के लिए आपको इनलाइटन करा जा रहा, मतलब उस चीज के बारे में बताया जा रहा, तो क्या होता है, वेल इन्फॉर्म्ड और वेल अवेयर्ड अबाउट समथिंग। इग्नोरेंट का मतलब क्या होता है, लैक ऑफ नॉलेज बच्चों, लैक ऑफ नॉलेज, ठीक है। इग्नोरेंस में ही मैंने आपको कंफ्यूजिंग वर्ड में लास्ट क्लास में सिखाया था, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब था घमंडी, याद करो ये भी, एरोगेंट, एरोगेंट का मतलब होता है बीइंग एक्सेसिवली प्राउड। अब कोई इंसान एरोगेंट है, उसके लिए क्या क्या वर्ड और सीख सकते हैं हम लोग, कंसीटेड बोल सकते हो आप, VAIN, वेन भी बोल सकते हैं आप, ठीक है। और कुछ बोल सकते हैं, प्राउड, ये सारे वर्ड का यूज करोगे। एरोडाइट अभी बता दिया कि पढ़ा लिखा होता है, ज्ञानी होता है, उसे एरोडाइट बोलते हैं। तो आप सारे, मैंने ऑप्शन का ऑपरेशन कर दिया, उससे रिलेटेड सारे वर्ड्स भी बता दिया, तो अब आप आंसर नहीं बता सकते क्या, अब आंसर क्या होगा बताओ, आई फुली बिलीव दैट द कॉर्नरस्टोन ऑफ द गुड पॉलिसी इज एन इलेक्टोरेट दैट एजुकेटेड ऑन द नेशनल इशू। एजुकेटेड है तो मेरे को एंटोनिम चाहिए, पॉजिटिव हो गया हटा दो, एजुकेटेड पॉजिटिव है, एंटोनिम्स में नेगेटिव करोगे आप, इनलाइटेंड पॉजिटिव में हटा दीजिए, एरोडाइट पॉजिटिव में हटा दीजिए, टोन से ही क्वेश्चन हो गया आपको, इग्नोरेंट हो गया, आंसर सी। आगे आइए आप, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन, फॉर इंपॉर्टेंट मेडिकल डिसीजन इवन फाइंडिंग अ डॉक्टर यू ट्रस्ट इज नॉट इनफ। इंपॉर्टेंट से रिलेटेड वर्ड सीखो, वाइटल, इंपेरेटिव, लास्ट क्लास में भी दिया था सारे वर्ड, इंपेरेटिव, मैंडेटरी, ऑब्लिगेटरी, एक वर्ड होता है ऑब्लिटरेट, एक होता है ऑब्लिगेटरी, एक होता है ऑब्लिटरेट। ऑब्लिटरेट का मतलब किसी चीज को हटाना, ठीक है। आगे आ जाओ, वाइटल हो गया, ये सारे वर्ड्स हो गए। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट नहीं है तो एंटोनिम्स में क्या क्या चीज आपको याद होना चाहिए, ट्रिवियल, ट्राइफलिंग, अनइंपॉर्टेंट। अच्छा, वाइटल के लिए एक और वर्ड याद करना, पिवटल, ये भी पेपर में बहुत पूछे जाते हैं। ट्रिफलिंग हो गया आपको, अनइंपॉर्टेंट हो गया, ठीक है। इन सारे वर्ड का यूज कर सकते हैं। अब आ जाओ सारे वर्ड में आते हैं, यहां पर क्या था, इंपॉर्टेंट है, मेरे को एंटोनिम्स चाहिए, तो जो नहीं इंपॉर्टेंट होगा वो वर्ड आंसर होगा, तो सिग्निफिकेंट भी तो इंपॉर्टेंट हटाइए आप। ट्रिवियल का मतलब क्या बोला, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, एंटोनिम्स यहां पर इंपॉर्टेंट था, तो ये सारे वर्ड्स नॉट इंपॉर्टेंट, आंसर हो सकता है, पेंडिंग रख दिया मैंने। मैं बार बार बोलता हूँ, नेवर सेलेक्ट एनी ऑप्शन। अब आ जाओ बेसिक, प्रोबेबल। बेसिक का मतलब तो आपको पता है, फंडामेंटल। प्रोबेबल का मतलब होता है लाइकली टू हैपन, पॉसिबिलिटीज बताते हैं। तो बताएं क्या बनेगा आपका, ट्रिवियल बनेगा, ऑप्शन बी। आगे आइए, प्लैनेट मूव इन देयर ऑर्बिट, या इस वाले पेपर में वोकैबुलरी बहुत अच्छे लेवल के नहीं आए थे, बेसिक ही थे। प्लैनेट्स मूव इन देयर ऑर्बिट, मूव का मतलब होता है मूवमेंट, मोशन, ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स में क्या होगा, वहां पर रुका हुआ होगा, ऐसा वर्ड आप देखें। पुश कम में भी तो क्या होता है, पुश करते तो कुछ मोशन आता है, रोटेट में भी क्या आता है, कोई मोशन आता है। स्टॉल का मतलब क्या होता है, इफ समथिंग स्टॉप सडनली, दिस इज स्टॉल, तो स्टॉल क्या होगा, यहां पर मूवमेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा। फ्लो का मतलब में भी मूवमेंट है, सारे वर्ड्स में क्या है, मूवमेंट है, तो आपका आंसर क्या बना, सी बना। आगे आइए, temperature is a measure of internal energy of an object and is frequently expressed by the physicist in unit of Kelvin. एक्सप्रेस करना का मतलब क्या होता है, किसी चीज को एक्सप्लेन करना, बताना किसी को, तो बताओ क्या होगा, फाउंड, टोल्ड, डिस्ट्रीब्यूटेड, कंसील।
पहले एक्सप्रेस करने से रिलेटेड एंटोनिम्स जाओ, फाउंड, सिनोनिम्स, टोल्ड हो गया, बताना किसी चीज को, तो सिनोनिम्स हो गया। डिस्ट्रीब्यूट तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, बांटना। कंसील, यहां पर लोगों को बता रहे हैं, मेकिंग मेकिंग पीपल अवेयर ऑफ समथिंग, लेकिन यहां पर छिपाओगे। कंसील्ड का मतलब होता है हाइड, यहाँ पे पास्ट फॉर्म में। और हाइड करने से रिलेटेड क्या क्या वर्ड आप याद कर सकते हो बताओ? एक तो कंसील हो गया, एक होता है व्हील, VEIL, व्हील का मतलब कवर करना, जब वर्ब की तरह यूज करोगे। नाउन की तरह घूंघट भी होता है। और क्या होगा बताओ? ऑब्सक्योर, किसी चीज को ऑब्सक्योर करो, उसे छिपाने का काम करो। बी फॉग, बी क्लाउड, इन सारे वर्ड का यूज आप किस चीज के लिए करते हैं? हाइड करने के लिए। ऑफस्केट भी, और बहुत ही प्यारा वर्ड है ऑफस्केट, इन सारे वर्ड का आप क्या कर सकते हो? हाइड करने के लिए। लेकिन अगर कोई चीज हाइड करा जा रहा है तो उसको अनहाइड करने के लिए, बताने के लिए क्या वर्ड है मेरे पास? सबसे पहला डाइवर्स, एक्सपोज, रिवील। यहां पर व्हील था ना, यहां पे क्या बोल दूंगा? अनवील। ये सारे वर्ड्स आपको याद करने पड़ेंगे बच्चों। तो बताओ क्या होगा यहां पर? आंसर क्या बनेगा? अब तो मैंने सारे वर्ड्स बता दिए आपको। एक्सप्रेस कर रहा तो कंसील करने का काम करेगा, ऑप्शन सी। अच्छा, टोल्ड जो वर्ड है, इसके साथ एक बात आप याद करना, इन सारे वर्ड्स के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दे दूं। टेल, जब भी कोई वर्ड, टेल का मतलब क्या है? ये बेसिक फॉर्म है, कोई भी फॉर्म आएगा, इनके साथ आप टू कभी मत यूज करता। क्यों नहीं करते? क्योंकि ये क्या होता है? आपका ट्रांजिटिव वर्ब होता है। ध्यान से समझना इस बात को, इस पे भी क्वेश्चन होते हैं। फाउंड के बारे में मैंने एक कहानी बताया है कि फाउंड के दो वर्ब होते हैं, फाइंड, फाउंड एंड फाउंड। दूसरा होता है फाउंडेड, जो पहला पेपर था वहां पे क्वेश्चन भी कराया था, फाउंडेड एंड फाउंडेड। इस वाले का मतलब होता है एस्टेब्लिश करना, इस वाले का मतलब होता है टू गेट समथिंग। बाकी मेरा सारे वर्ड्स एक्सप्लेन हो गए। आगे आ जाइए। 5 रह गया क्या? नहीं, 5 तो हो गया, 6 में आ जाओ। पीपल अर्ग्यू अबाउट वाई वेनस इज सो मच वार्मर देन द अर्थ। वार्मर का मतलब जहां पर होता है हाई टेम्परेचर, तो कम टेम्परेचर वाला कहां पर? फ्रेंडलियर, ये तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं बन रहा। एंटोनिम से ये वार्मर का फ्रेंडलियर नहीं ना। कूलर सही हो सकता है। वाइल्डर, वाइल्डर नहीं होता कि वाइल्ड, डोंट बी दैट मच वाइल्ड, तो वाइल्ड का कॉम्परेटिव डिग्री वाइल्डर है। तो वाइल्डर का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा इंटेंस इमोशन होता है, तो इमोशन होने की बात है क्या वहां पे? आप यहाँ पर हैवी, हैवी का कॉम्परेटिव डिग्री हैवियर, तो ये भी तो मीनिंग नहीं दे रहा। क्या होगा यहाँ पर? जहां पे टेम्परेचर कम होगा तो क्या बनेगा आपका? कोल्डर। बेसिक। आगे, साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड वेदर द ओशंस एंड लैंड बायोस्फीयर विल टेक अप एज मच कार्बन इन द फ्यूचर एज दे प्रेजेंटली डू। क्या होगा बताएं? साइंटिस्ट आर कंसर्न्ड वेदर द कंसील ओशंस एंड द लैंड बायोस्फीयर। कंसर्न का मतलब होता है कंसर्न, बीइंग वरीड, ठीक है, थिंक अबाउट समथिंग, वरी, या फिर थिंक अबाउट समथिंग, कंसर्न बोलते हैं इसको। अब बताओ, कंसर्न यहां पर बोला तो यहां पर किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, चिंता कर रहे हो। जैसे योर पेरेंट्स में बी कंसर्न अबाउट योर करियर, उनको टेंशन है, ठीक है। तो कंसर्न से रिलेटेड एंटोनिम्स, वहां पर टेंशन है, यहां पर कोई फ्री सा होगा ऐसा वर्ड, तो वरीड तो आपका नहीं बनेगा, हटा दो। वरी का थर्ड फॉर्म यहां पे लिखा वरीड। इनडिफरेंट बट वर्ड बहुत अच्छा होता है, नॉट शोइंग इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म। जब आप इंटरेस्ट और इंथुजियाज्म को शो नहीं करते, उसे क्या बोलते हैं? इनडिफरेंट। वर्ड और देखे आप, स्टोइक, और क्या आएगा? इनडिफरेंट। अब पैथेटिक, अच्छा अपैथेटिक, लेकिन एक पैथेटिक होता है, पैथेटिक सिचुएशन अलग है। पैथेटिक का मतलब होता है दया की भावना, पीटीफुल, ठीक है। क्यूरियस का मतलब होता है विलिंगनेस टू नो अबाउट समथिंग, क्यूरियोसिटी वर्ड बना है, ये मेरा आंसर हो सकता है क्या? नहीं। पजल्ड का मतलब क्या होता है गाइस? कंफ्यूज हो जाना, ठीक है। इफ यू गॉट पजल्ड दैट मींस यू गॉट कंफ्यूज्ड। तो कंफ्यूज्ड होने से रिलेटेड क्या क्या वर्ड आप देखो, आप कन्फाउंडेड, सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। कन्फाउंडेड, एस्टोनिस्ड, एस्टोनिस्ड, bewildered, विल्डर्ड, bewildered, परप्लेक्स, बहुत ही प्यारा, बहुत बार आपको पेपर मिलेगा। और क्या हो सकता है? स्टूफाइड भी हो सकता है ना, स्टूफैक्शन से बना है। स्टूफैक्शन का मतलब वो तो नाउन है, खैर
उसको वर्ब की तरह आप यूज कर सकते हो। अच्छा, इसका आंसर क्या हो जाएगा फिर बताओ? सॉरी मैंने बताया नहीं, कंसर्न्ड, वरीड, इंडिफरेंट, क्यूरियस, क्या बनेगा इसका? ऑप्शन बी इंडिफरेंट। यहाँ पे आपको फर्क ही नहीं पड़ता, नॉट बीइंग अफेक्टेड बाय व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, अपैथेटिक। तो ऑप्शन 7 का बी। आ जाओ आगे 8। 8 में द बिगेस्ट डिबेट अमंग साइंटिस्ट टुडे इज अबाउट क्लाउड फीडबैक। डिबेट का मतलब क्या होता है? एक फॉर्मल डिस्कशन किसी चीज के बारे में कि ये पॉजिटिव चीज बता रहे हैं, ये नेगेटिव चीज बता रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा? कंटेंड। कंटेंट का मतलब भी वही होता है। व्रैंगल मतलब कि एक बहस बोल सकते हैं आप, झगड़ा बोल सकते हैं, क्वेरल बोल सकते हैं, ठीक है। आर्गुमेंट बोल सकते हैं, लेमन लैंग्वेज में समझो तो आर्गुमेंट बोल सकते हो। मूड का मतलब क्या होता है? दो तरीके से वर्ड करा जाता है बच्चों इसका यूज। द बिगेस्ट मूड, इसका मूड का मतलब होता है क्या? पहला तो होता है एक वर्ब की तरह यूज करो मूड का मतलब वर्ब, तो उसका मतलब होता है टू से समथिंग, टू डिस्कस विद, किसी चीज के बारे में बताना, ठीक है, कि भाई इस चीज के बारे में बात करना चाहिए, मूड होता है। लेकिन मूड एक एडजेक्टिव की तरह भी यूज होता है कि ऐसा कोई चीज जिसके बारे में डिबेट करा तो जाता है बट इट इज नॉट लाइकली टू गिव एनी डिजायर्ड रिजल्ट, जैसे मूड पॉइंट, ठीक है ना। तो ध्यान से समझो कि इसका दो तरीके से यूज होता है। ये तो कॉन्टेक्स्ट में मेरे को एंटोनिम चाहिए ना, तो ये तो मूड, तो ये बहस वाला है, तो ये भी हट गया, ये भी हट गया। रैंगल का मतलब ही आर्गुमेंट होता है, सेम ही, ये भी हटा दो, अग्रीमेंट हो जाएगा। अग्रीमेंट से रिलेटेड एक वर्ड आप याद करेंगे, कंसेंसस, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ड, अग्रीमेंट, ठीक है। चलो आगे आ जाओ आप। इम्पोवियस, सेंसिटिव, सेंसिटिविटी का मतलब क्या होता है? अफेक्टेड बाय समथिंग। इफ यू आर अफेक्टेड बाय समथिंग दैट इज, वो आपके सेंसिटिविटी को दिखा रहा, ठीक है। इफ आई एम सेंसिटिव टू हॉट, दैट मीन्स कि मेरे को गर्मी जो लग रहा है मैं उससे जल्दी इंपैक्ट हो जा रहा हूं, तो बताया क्या होगा? इम्पर्वियसनेस, विलिंगनेस, रिस्पॉन्सिवनेस, क्लोजनेस। यहां पर अफेक्ट हो जा रहे हो, मतलब मेरा आंसर कोई ऐसा होगा जहां पर आप अफेक्ट नहीं हो रहे हो बच्चों। तो बताओ, विलिंगनेस, विलिंगनेस का मतलब क्या होता है? इफ यू आर शोइंग विलिंगनेस मतलब कि यू जस्ट वांट टू डू समथिंग होलहार्टेडली, ठीक है, इच्छा बोलते हैं इसको। रिस्पॉन्सिवनेस, यहां पर बता रहे सेंसिटिव है, रिस्पॉन्स दे रहे हो, तो सिनोनिम्स बन गया। रिस्पॉन्स देने का मतलब क्या है? कोई साइन को दिखाना। ये दोनों ऑप्शन हटाइए सबसे पहले। क्लोजनेस तो भाई कॉन्टेक्स्ट में नहीं है, तो इम्पर्वियसनेस, ठीक है। इम्पर्वियसनेस का मतलब होता है द एक्ट ऑफ नॉट बीइंग अफेक्टेड, नॉट बीइंग अफेक्टेड, अफेक्ट, जल्दीबाजी में गलत बहुत होता है, अफेक्टेड बाय समथिंग। जैसे देखो, इम्पर्वियस एडजेक्टिव की तरह यूज करूं अगर, तो ये तो नाउन है। जैसे द पॉलिटिशियंस आर इम्पर्वियस टू क्रिटिसिज्म, मतलब क्रिटिसिज्म का उनके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा। अगर बोलूं दिस रॉक इज इम्पर्वियस टू मॉइस्चर, मतलब कि मॉइस्चर का इसके ऊपर फर्क नहीं पड़ रहा, तो इम्पर्वियस का मतलब ये होता है। आगे आइए, तो इसका आंसर ए हो गया 10। द ओशन कैरी ह्यूज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम द ट्रॉपिक टू दैट हाई लैटिट्यूड्स, क्या होगा बताएं? The ocean carry a huge amount of heat from the tropics to the high latitudes. बताएं। ह्यूज का मतलब होता है बहुत बड़ा, अमाउंट, साइज, कुछ भी हो सकता है, नंबर। अब बताओ सिग्निफिकेंट, एंटोनिम से ये ना, ह्यूज और सिग्निफिकेंट। सिग्निफिकेंट का मतलब तो इंपॉर्टेंट होता है, हटाइए इसे आप ऑप्शन से। मेजर का मतलब भी इंपॉर्टेंट, इसे भी आप ऑप्शन से हटा दो। टाइनी का मतलब होता है स्मॉल। डोरमेंट का मतलब होता है नॉट एक्टिव, नॉट एक्टिव। देखो पिछले भी आया था ना, पिछले वाले पेपर में भी था, आपको क्या क्या वर्ड कराया था? इनर्ट कराया था, याद है? लेजी, इंडोलेंट, टॉर्पिड, सारे वर्ड्स कराए थे आपको। अब बताओ यहां पर ह्यूज है, तो एंटोनिम्स में मेजर, डोरमेंट, टाइनी, क्या बनेगा? ह्यूज अमाउंट, तो क्या यहाँ पर टाइनी अमाउंट, कम अमाउंट बनेगा, ना कि डोरमेंट। डोरमेंट का मतलब तो नॉट एक्टिव होता है, तो ऑप्शन क्या बनेगा आपका? सी। आगे आइए, अब आगे आपका ऑर्डरिंग ऑफ सेंटेंसेस। पीक्यूआरएस के क्वेश्चन कैसे करते हैं एक बार जल्दी से बता दूं। ये सेंटेंस जंबल होता है, मतलब एक या दो, एक से ज्यादा सेंटेंस को क्या करेंगे? ब्रेक कर देंगे। आपको करना कैसे होता है बच्चों? आप पहले सेंटेंस को, सारे सेगमेंट को पढ़ें। पढ़ने के बाद आपको समझना है कि ये किस चीज के बारे में लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन बनेगा। ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है स्टार्ट कौन करेगा। स्टार्ट का मतलब होता है उस सेंटेंस को पढ़ोगे तो ऐसा नहीं लगेगा वो किसी पे डिपेंड है। दूसरी बात, ओपनिंग स्टेटमेंट में नॉर्मली सब्जेक्ट वर्ब होता है। नॉर्मली बोल रहा हूं, नॉट ऑलवेज, बार बार बोलता हूं कि लैंग्वेज को आप रूल में नहीं बांध सकते, ठीक है। सेकंड,
ओपनिंग स्टेटमेंट में कंट्राडिक्टरी वर्ड्स नहीं, जैसे कि मान लो बट हो गया, ऑन द कॉन्ट्ररी हो गया, ये सारे वर्ड्स नहीं आएंगे। ओपनिंग स्टेटमेंट में वर्ड ऑफ कॉन्टिन्यूटी दिखाने वाले वर्ड्स नहीं आएंगे, जैसे इन एडिशन टू, फर्दर मोर, मोर ओवर, ये सारे नहीं आएंगे, ये सारे इनके पहचान है। फिर मैंने बोला था अगर कोई दो स्टेटमेंट्स के बीच में आप लिंक बता पा रहे हो कि दोनों स्टेटमेंट को क्या करा आपने, कोई ग्रामर के बेसिस पे या कॉन्टेक्स्ट के बेसिस पे दोनों स्टेटमेंट को अगर जोड़ पा रहे हो तो उससे भी मैंडेटरी पे निकालकर ऑप्शन हटाते हैं, और हमेशा ऑप्शन हटाना सीखते हैं। तो चलो पहले पढ़ते हैं। 7 years ago, कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज एट टेक्सास AM यूनिवर्सिटी, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी फॉर द 4 फ्रेशमेन एंड सोपोरमोर्स। अब आ जाओ, पहले देखो कि ओपनिंग स्टेटमेंट कौन बनेगा। सेवरल ईयर्स अगो, सब्जेक्ट वर्ब देखना, कोर्स ऑन क्लाइमेट एट टेक्सा, ये सारे तो कोई इंट्रोड्यूस करेगा, तो बताओ प्रोफेसर एंड्रयू डेसले क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी। मेरे को दिखा कि भाई कुछ भी हो जाए आर को डालना पड़ेगा स्टार्टिंग में सब्जेक्ट वर्ब में। इंट्रोडक्टरी क्या है, एक एडजेक्टिव है ना बच्चों, इस एडजेक्टिव के बाद पक्का कोई नाउन आना पड़ेगा, तो इस एडजेक्टिव के बाद नाउन कोई ढूंढ दो, तो इन दोनों को मैं क्या बना दूंगा, मैंडेटरी पेयर बना दूंगा। तो इंट्रोडक्टरी क्या होगा, सेवरल ईयर होगा। इंट्रोडक्टरी क्या होगा, 4 फ्रेशमेन नहीं, इंट्रोडक्टरी कोर्स, मतलब कौन सा स्टेटमेंट है, आर और क्यू एक साथ आएगा। मैंने एक कंक्लूजन तो देख लिया, आर क्यू एक साथ आएगा, हो सकता है आर बिगनिंग में ना आए, बट आर क्यू एक साथ आएगा। तो आर क्यू एक साथ कहां कहां पर, यहां है, हटाओ इस ऑप्शन को, यहां भी नहीं है, आर क्यू यहां भी नहीं है बच्चों, तो मेरा क्वेश्चन ही सॉल्व हो गया मैंडेटरी पेयर से। तो इसका आंसर क्या हो गया, PRQS। लेकिन एक मैं हर बच्चों को एक गोल्डन रूल देता हूं PQRS में, कि अगर मैंडेटरी पेयर ओपनिंग स्टेटमेंट से क्वेश्चन सॉल्व हो रहा, तो जो भी फाइनल आंसर आया उसको एक बार पढ़ना बहुत जरूरी है, देख लेना, क्योंकि कभी कभी होता है हम लोग की ओपनिंग स्टेटमेंट ही गलत निकाल लिया, मैंडेटरी पेयर ही गलत निकाल लिया। अब पढ़कर देखो पी, सेवरल ईयर्स अगो। अब देखो मैंने क्या बोला था अभी कि सब्जेक्ट वर्ब से स्टार्ट होता है, इन्होंने एडवर्ब फ्रेज से स्टार्ट कर दिया, हो सकता है इसीलिए कि बहुत टीचर को देखो कि वो बताते कि सब्जेक्ट वर्ब रूल, नहीं, आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ेगा, ठीक है। एक वर्ड याद करना अभी आ गया, ऐसे बोलते बोलते, प्लायबल। प्लायबल का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जो रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना पसंद करता है, फॉलो करता है। चलो तो क्या बन गया आपका पी, सेवरल ईयर्स सबको बात सही है। आर आ जाओ, आर कहां पर है, प्रोफेसर एंड्रयू डेसलर क्रिएटेड एन इंट्रोडक्टरी कोर्स, सही बात है, ऑन क्लाइमेट चेंज एट XIM यूनिवर्सिटी, 4 फ्रेशमेन, सही बात है, बिल्कुल सही। आपका आंसर क्या बन गया, ए बन गया, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डाउट। आगे आ जाओ। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर द ओजोन डेप्लीशन। आई रियलाइज दैट सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम देन सॉल्विंग विल बी मच हार्डर। मेरे को दिखा है, पता है आपको, हार्डर दिखा कॉम्परेटिव डिग्री होता है, और कॉम्परेटिव डिग्री के साथ क्या आता है बच्चों, आपको पता है ना, देन आपने बचपन में पढ़ा होगा ना। तो देखूंगा कि भाई ये स्टेटमेंट अगर कौन सा है, आर है, तो जहां भी देन होगा उन दोनों के साथ मैंडेटरी पेयर बना दूंगा। तो देन कहां पे स्टार्ट में आ रहा है, देखना, देन मतलब क्या, ये आर था, आर के बाद फिर से क्या आना पड़ेगा आपको, क्यों, क्योंकि हार्डर के साथ कौन मैंडेटरी पेयर बनाएगा आपका, देन बनाएगा। तो आर क्यू एक साथ कहां कहां पर है, यहां पर है, यहां पे हटा दो, आर क्यू यहां भी नहीं है, बन तो गया क्वेश्चन, सॉल्व तो हो गया क्वेश्चन, मुश्किल है क्या। अगर हिंदी मीडियम के भी बच्चे हो सकता है लैंग्वेज का आपको समझ नहीं है, तो आप लिंक बनाना सीखो। और ये प्रॉपर कोर्स में मैं बताता हूँ कि मैंने, और प्रॉपर कोर्स जो मैं पढ़ाता हूँ वहां पर आपको बताऊंगा कि लेवल वाइज कैसे चीजों को अटेम्प्ट करते हैं। S1 S6 तक अचानक से बच्चे नहीं पहुंच सकते, छोटे छोटे पहले सेंटेंस को जोड़ना सीखना पड़ता है, पहले वर्ड्स को जोड़ना सीखना पड़ता है, फिर से छोटे छोटे सेंटेंस को, देन बड़े बड़े स्टेटमेंट्स को आप जोड़ पाओगे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर ये हो गया आपका। आगे आ जाओ, नेक्स्ट। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर of when directly comparing the satellites measurements of the temperature atmosphere should generally track the surface। मैंने पढ़ा ना, तो पढ़ते समय देखा लेयर ऑफ द, मैं बहुत अवेयर होकर पढ़ता हूं, लेयर ऑफ द मेरे को जैसे ही देखा बच्चों, तो मैंने देखा किसी चीज का तो लेयर होगा ना। तो आप देखे कहां पर ऐसा स्टेटमेंट है, ये एंड कर रहा, तो किसी स्टेटमेंट के स्टार्टिंग में कोई लेयर के बारे में बात कर, वो मैंडेटरी पेयर बना दूंगा मैं। चलो कंपेयरिंग वेन तो आएगा नहीं, लेयर ऑफ वेन कैसे आएगा, नहीं आएगा, तो देखना लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर, सही बात है, एटमोस्फेयर में लेयर तो होते हैं, मतलब क्या हो गया, ये पी है ना, तो पी के बाद कुछ भी हो जाए, मेरे को नहीं पता ओपनिंग, लेकिन पी के बाद एक साथ मैंडेटरी पेयर कौन बनाएगा, ये कौन सा स्टेटमेंट है, आर, सॉरी एस,
तो पी एस एक साथ आना पड़ेगा बच्चों। देखो कैसे, लेयर ऑफ एटमोस्फेयर, ठीक है। पी एस एक साथ कहां कहां पर है, हटा दो, यहां पर आंसर हो सकता है, हटाइए, पी एस हटाइए, तो क्या बन गया मेरा आंसर, पी एस क्यू आर। लेकिन मैं फाइनल आंसर पढ़ने से पहले फिर से अवेयर करा रहा हूं, एक बार पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। चलो पी एस क्यू आर एक बार पढ़कर देख लो। ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ द, उसके बाद एटमोस्फेयर शुड जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, ठीक है। वी मस्ट बी केयरफुल, उसके बाद क्यू आ जाओ, क्यू, हाँ केयरफुल कब होना चाहिए, वेन डायरेक्टली कंपेयरिंग द सैटेलाइट, सैटेलाइट बात तो सही है, क्यू उसके बाद क्या आएगा, आर सैटेलाइट मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर, बात तो सही है कि भाई हम लोग को क्या करना चाहिए, ऑल्दो द टेम्परेचर ऑफ दिस लेयर ऑफ एटमोस्फेयर शुड बी जनरली ट्रैक द सरफेस टेम्परेचर, कि भाई ये क्या करता है, सरफेस टेम्परेचर को ट्रैक करने का काम करता है। लेकिन उसका जब सैटेलाइट मेजरमेंट देखते हैं तो बहुत ज्यादा आपको कंपेयर करने की जरूरत होता है। चलो आगे, द एलिमेंट हिट्स 14, द एलिमेंट हीट्स अप eventually reaching high temperature glowing like a dark orange that radiates the visible range। बताएं, the element heats up eventually reaching high, मैंने एक चीज देखा, हीट अगर कोई चीज होता है ना तो ग्लो करता है। जैसे अगर लोहा आयरन को आप हीट करोगे तो वो क्या करता है, ग्लो करता है ना। तो बताओ, मैंने एक चीज देखा कि भाई कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, उसके बाद क्या आएगा, ये वाला स्टेटमेंट कौन है, आर है, पी के बाद क्या आना पड़ेगा, आर आना पड़ेगा। दैट शुड बी द वे बच्चों। और आपको लग रहा है कि चीजें मुश्किल है ना, जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लग जाओगे आपके साथ ये लॉजिक, ये आपका क्लू दिखने का पीछे का रीजन ये नहीं होता, आप जब क्वेश्चन करते हो तो आंसर मिल गया आप छोड़ देते हो। आप क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बैठो उसके साथ, सबसे पहले तो और कुछ देखो और क्या लिंक्स है, खुद से सोचोगे, नहीं तो दिमाग कैसे रिएक्ट करेगा, कैसे उस वे में रिस्पॉन्स करेगा। मैं पढ़ता हूं, पढ़ने के साथ ही मेरा दिमाग चारों तरफ से खुला होता है कि भाई कुछ लिंक तो दिखना पड़ेगा। और क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद आपको उसको पढ़कर एक बार समझना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपके अंडरस्टैंडिंग को बिल्ड करने का काम करेगा, ठीक है बच्चों। चलो, द एलिमेंट हीट्स अप इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर ग्लोइंग लाइक अ, पी आर एक साथ कहां कहां पर है, हटा दो, हटा दो, हटा दो, क्या बन गया आंसर मेरा, सॉरी अरे डी है, ऑप्शन देख लेना, पेपर में भी डी ही था ना, शायद हो सकता है ऑप्शन, लेकिन ये वाला पी आर एस क्यू। लेकिन मैं फाइनल आंसर करने से पहले पढ़ूंगा, ओ एम आर सीट पे फिल करने से पहले मैं एक बार पढ़ूंगा, पढ़कर देखो, पी आर द एलिमेंट हीट्स अप, उसके बाद क्या है, आर ग्लोइंग लाइक अ डार्क ऑरेंज दैट रेडिएट्स, बात यहां तक सही है। उसके बाद एस रेडिएट्स, क्या रेडिएट करेगा, द विजिबल रेंज इवेंचुअली रीचिंग हाई टेम्परेचर, बात तो सही है, विजिबल रेंज करने के बाद तो हाई टेम्परेचर में पहुंच जाता। आगे आ जाए 15, थोड़ा सा लेंदी है, आपको देखकर डर लग रहा होगा, जो एनडी के बच्चे, जो सीडीएस में पढ़ते बच्चे, उनको तो और लेंदी लेंदी स्टेटमेंट आते हैं। अब आप लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग, ये प्रीवियस ईयर है, अभी 2025 का 2 का पेपर देखोगे, उसमें S1 काफी लेंदी है। डोंट वरी, हैव ट्रस्ट इन माय एबिलिटीज, हैव ट्रस्ट इन योर एबिलिटीज, आई विल लेट यू नो ईच एंड एवरीथिंग, ओके। अब देखो यहां पर देखो, टू पहले पढ़ूंगा सारे स्टेटमेंट को, स्टेटमेंट कितना भी बड़ा हो जाए एक बार पढ़ना पड़ेगा, सो दैट कि इसके बारे में आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो मच वार्मर, वार्मर दिखा, फिर से कॉम्परेटिव दिखा, तो मैं देखूंगा कि भाई देन कहां स्टार्ट हो रहा है, देखो कहां कहां देन स्टार्ट हो रहा है, देन मतलब कुछ भी हो जाए, देखो ये और ये क्या आएगा, मैंडेटरी पेयर, मैंडेटरी पेयर का मतलब बच्चों बोलता हूं कि दो स्टेटमेंट एक साथ आएगा, मतलब सॉरी पी एस, हाँ ठीक है, पी एस एक साथ आएगा ना। अब देखिए पी एस एक साथ कहां कहां पर है, यहां भी है, यहां भी है, यहां नहीं है, यहां नहीं है, मतलब कि ये दोनों ऑप्शन मेरे बच गए। और जैसे ही मेरे दो ऑप्शन बचे ना, तो मैं तुरंत से क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा, पहले ऑप्शन को स्टडी करूंगा, इन दोनों ऑप्शन में डिफरेंसेस क्या है, उस डिफरेंसेस को देखूंगा बच्चों में। तो यहां पर देखो पी एस क्यू आर, यहां पर स्टार्टिंग में पी है, यहां पर स्टार्टिंग में क्यू है, तो बस ये मैं देख लू कि ओपनिंग स्टेटमेंट क्या बनेगा, स्टार्टिंग में क्या आएगा, मेरा क्वेश्चन सॉल्व हो गया ना। आप आप ऐसे ही बिना सोचे समझे भागोगे पर मतलब कि बिना प्लानिंग का, तो आप कैसे होगा, फिर तो टाइम लगेगा ना। तो मैंने देखा कि भाई ओपनिंग स्टेटमेंट देख लो, दोनों में से कौन है, ओपनिंग स्टेटमेंट का मतलब होता है जो आइडिया को इंट्रोड्यूस करने का काम करेगा, जो किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। तो देखिए आप यहाँ पे, टू पीपल आर्ग्यू अबाउट व्हाई वेनस इज सो मच वार्मर, एक बार क्यों पढ़ना, टू द सन सो इट एब्जॉर्ब्स, इट एब्जॉर्ब्स का मतलब क्या है, इट किसे दिखा रहा है मेरे को पता है क्या, ऐसा नहीं लग रहा कि इसके पहले कोई स्टेटमेंट आना चाहिए, मतलब पी ही ओपनिंग स्टेटमेंट बनेगा, तो मेरा आंसर कौन बन जाएगा आपके, इनको हटा दिया, ऑप्शन ए पी एस क्यू आर बिल्कुल सही है। आगे आइए 16, are now used by more than 1,000 firms and are growing in popularity in the United States and Europe,
गेन शेयरिंग प्लान्स। मैंने देखा, पता है क्या, मैंने क्या देखा कि यहां पर आर है बच्चों, वर्ब दिखा। अब वर्ब जब दिखा तो मेरे को ये चीज तो पता होना चाहिए कि भाई क्वेश्चन मार्क अगर नहीं लगा तो सब्जेक्ट आएगा पहले, ठीक है ना, पहले सब्जेक्ट आएगा अगर अफर्मेटिव और नेगेटिव सेंटेंस होता। तो मैंने देखा आर यहां पर लिखा है और वो भी वर्ब प्लूरल है, तो देखूंगा कि सब्जेक्ट कहां पर प्लूरल है, मतलब कौन सा ऐसा स्टेटमेंट में इस वाले का सब्जेक्ट आ रहा है, और सब्जेक्ट आने के लिए पहले पढ़ना पड़ेगा किस चीज के बारे में बात हो रहा है। तो आर नाउ यूज्ड बाय मोर देन 1000 फॉर्म, क्या यूज करने की बात हो रहा होगा, कहीं पे देखो लिखा पक्का होगा। एंड आर, ये तो इसका सब्जेक्ट नहीं बनेगा, इसे हटा दो आप, ठीक है। ग्रोइंग, इसमें देखो इन द यूनाइटेड स्टेट, आर का सब्जेक्ट नहीं बनेगा। एंड यूरोप, गेन शेयरिंग प्लान्स, प्लान्स देखो मेरे बच्चों प्लूरल आ गया, मतलब कुछ भी हो जाए एस के बाद क्या आना पड़ेगा आपको, पी आना पड़ेगा। एस के बाद पी कहां, मेरे को नहीं पता कि वो स्टार्टिंग में आएगा, एंड में आएगा, मिड में आएगा, बट इतना तो जरूर पता है कि भाई एस और पी एक साथ आना पड़ेगा। कहां कहां पर एस पी एक साथ है, हटाइए इस ऑप्शन को, हटाइए, हटाइए, कहां पर है एस पी, यहां पर सारे ऑप्शन हट के मेरा आंसर हो गया। लेकिन बिफोर मार्किंग मार्किंग एनी रिस्पेक्टिव ऑप्शन एज योर फाइनल आंसर, जस्ट मेक श्योर दैट कि यू हैव checked it, verified it by reading all the statements. Let us verify or read out all the statements. S P R Q are now used by more than, पहले S करोगे अब क्या आएगा मेरा, देखो गेन शेयरिंग प्लान्स, बात सही है। P are now used by more than 1000 firms, बात तो सही है। R में आ जाओ, एंड आर ग्रोइंग इन पॉपुलरिटी, आर कहां पर है, सॉरी कहां पर हुआ ये, फर्म्स इन द यूनाइटेड स्टेट्स, टाइम ये बता दिए कहां पर प्लेस हो गया, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। यार थोड़ा सा देख लेना, ऑप्शन गलत हो रखा है, इसका आंसर है एस पी आर क्यू। क्या है आंसर इसका, एस पी आर क्यू, एबीसीडी थोड़ा सा इधर उधर हो रखा होगा, बस आपको क्वेश्चन सॉल्व करने से मतलब होना चाहिए, ठीक है। चलो, एडवर्सिटी विदाउट सकमिंग, स्कम्बिंग, सकम्बिंग टू, इसके साथ क्या आता है, मैंने अभी अभी एक आया था क्वेश्चन हमारे पास, सकम टू, एक्सेप्ट द डिफीट और सरेंडर, तो टू प्रीपोजिशन आना चाहिए, तो टू से स्टार्ट होने वाला कहां कहां पे, यहां पर एक है और कहीं तो नहीं है ना, देख लो, ऐसे गलत भी हो जाता है बच्चों बहुत बार, ठीक है। तो क्या करोगे, पी और क्यू मैंडेटरी पेयर। दूसरी बात, जो इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होगा वहां पर बताओ कि इंट्रोडक्शन कौन करेगा, सब्जेक्ट वर्ब, एडवर्सिटी विदाउट सकमिंग टू, ये तो भाई डिपेंडेंट लग रहा। तो मैंने क्या देखा था, एसे ऑफ फ्रेंडशिप बाय फ्रांसिस बेकोन सेलिब्रेटेड द इंटीमेसी, इन्होंने इंटीमेसी का मतलब होता है क्लोजनेस, तो मतलब क्या होगा मेरा, एस से स्टार्ट कर दिया। इंटीमेसी बिटवीन आता है, इंटीमेसी कोलोकेशन के बेसिस पे क्वेश्चन हो गया, इंटीमेसी के साथ बिटवीन कहां पर है, मतलब एस के बाद ये वाला स्टेटमेंट कौन सा आपका है, ये पी हो गया, ये क्यू हो गया, ये आर हो गया, एस के बाद आर आना पड़ेगा, कहां कहां पे इसके साथ आर है, एक ही जगह है। मैं तो बहुत कॉन्फिडेंट हूं, पढ़ूंगा भी नहीं यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि कुछ मैंडेटरी पे दिखने के बाद ही समझ आएगा भाई, और कुछ हो ही नहीं सकता, गलत होने का चांस ही नहीं इस मैंडेटरी पेयर में, ठीक है। तो ऑप्शन क्या बन गया आपका, सी बन गया। आगे आइए, friends without which the world is make friend and a person wills to want true, it is miserable solitude that compels a person to nothing। अच्छा मेरे को बोला ना टू दिखा, यहां पर टू दिखा, अगर टू है तो टू के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है, इन्फिनिटिव, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, V1 आता है, जिसे बोलते हैं टू प्लस V1 को इन्फिनिटिव। अब देखिए इन्फिनिटिव कहां कहां पे आ रहा, फ्रेंड्स विदाउट विच, V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कहां कहां पे आ रहा, विदाउट विच मेक हो सकता है ना, और कोई है क्या, और कहीं पे वर्ब फर्स्ट आ रहा है क्या, इट इज मिजरेबल टू सॉलिट्यूड दैट द पर्सन टू मेक फ्रेंड, सही बात है मेरे भाई, यहां पर आर आ गया, और आर के बाद देखना पी क्यू है ना, आर आ गया टू मेक, इसके बाद क्या आ जाएगा, आर के बाद आपका क्यू, आर क्यू एक साथ कहां कहां पर है, एक ही ऑप्शन है, हो गया मेरा सी, मैंने थी नहीं लगाना। अच्छा इसको एक्सप्लेन भी कर दूं क्या, चलो कर देता हूँ, फ्रेंड्स विदाउट कौन सा है, आर क्यू एस पी ना, इट इज मिजरेबल, it is miserable solitude that compels a person to make friends and person, मतलब कि it is a miserable solitude, solitude अभी वर्ड आया था अकेलापन, जब आप अकेलापन होते यही चीज कंपेल करता है to force someone to do particular activity, क्या कि भाई दोस्त बनाने का उनका मन होता है, ठीक है। and a person, आगे देखो इसके बाद क्या है, p friends and a person, हाँ and a person, कौन सा आंसर आया था इसका, आर क्यू, उसके बाद क्या था, कौन सा था, एक मिनट देख लो, इसे फिर से सॉल्व करना पड़ेगा ना, कौन सा आंसर था इसका आया था, मैंने क्या बोला था आपको,
इट इज मिजरेबल टू के साथ करा तो क्या आया था मेरा मैंडेटरी पेयर में आर और पी आया था। आर पी कहाँ कहाँ पे था, आर ही था ना, ये वाली कौन सी स्टेटमेंट है, ये तो आर है ना, सॉरी ये वाला क्या है फिर क्यू है ना, सॉरी आर क्यू वाला था, आर क्यू क्या था ये वाला, एक बार पढ़ के देख लो समझा देता हूँ इसे, ठीक है। आर क्यू पी एस है ना, आर पढ़ा अगर मैंने तो क्या है, इट इज मिजरेबल सॉलिट्यूड दैट कंपेल्स अ पर्सन टू, इसके बाद क्या आ गया मेरा क्यू, क्यू कौन सा ये है, पर्सन टू मेक फ्रेंड एंड अ पर्सन विल्स टू वांट ट्रू, ट्रू, उसके बाद क्या आ जाएगा मेरा पी, फ्रेंड्स विदाउट विच द वर्ल्ड इज नथिंग अदर देन अ प्लेस ऑफ वाइल्डनेस। यही बात बताया कि जो हमारे अंदर क्या है, अंदर का एक मिजरेबल सॉलिट्यूड होता है, यही आपको क्या करता है, फोर्स करता है दोस्त बनाने के लिए, क्योंकि बिना दोस्त का ये दुनिया जो है वाइल्डनेस है एकदम से, ठीक है। टेक्स द लॉन्गेस्ट दैट नेवर स्टार्टेड द जॉब टू फिनिश, बेसिक क्वेश्चन है ना। सब्जेक्ट वर्ब देख दीजिए आप यहाँ पे देखा टेक्स एक वर्ब है ना, और सिंगुलर वर्ब है, मैं सब्जेक्ट ढूंढ दूंगा इसका बस, ठीक है। द जॉब, ठीक है, द जॉब आर आएगा, आर के बाद क्या आ जाएगा मेरा पी आना पड़ेगा क्योंकि सब्जेक्ट के वर्ब है। लेकिन एक चीज ऑब्जर्व करना, दैट नेवर स्टार्टेड एक रिलेटिव क्लॉज है, और रिलेटिव क्लॉज किसी एंटीसीडेंट को दिखाता है, तो दैट नेवर स्टार्टेड किसके लिए आया होगा, देखो आप अब ध्यान से देखो, जॉब को दिखा रहा, मतलब क्या होना चाहिए पता है, बहुत चीजें सोचना पड़ेगा बच्चों। रिलेटिव क्लॉज का, फ्रेज का, बोलते हैं बच्चे क्लॉज फ्रेज में क्या है, यही इनका यूज है। तो आर के बाद आपको आना क्या चाहिए, आर हो गया ना, ये आर है ना, क्यू आना चाहिए टेक्स, फिर उसके बाद क्या आना चाहिए पी, द जॉब दैट नेवर स्टार्टेड, ये क्या आपका, देखो पार्टीशन को भी बहुत ध्यान से नहीं करोगे पेपर में गलत होगा क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दैट नेवर स्टार्टेड, ये हो गया आपका आर, इसके बाद हो गया आपका क्यू, उसके बाद टेक्स द लॉन्गेस्ट टू फिनिश पी, उसके बाद एस, आर क्यू पी एस कहां पर है, हो गई कहीं ना कहीं बी आ गया ये। टू वॉट यू कैन क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट व्हाट यू कांट, क्या बोलना चाह रहा है कि जिस चीज को आप कंट्रोल कर सकते हो उस पर आप एनर्जी को शिफ्ट करो, रादर देन कि आप जिस चीज को कंट्रोल नहीं कर सकते हो वहां पर एनर्जी अपना आप शिफ्ट करो। चलो, टू वॉट यू कैन क्रिएट कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी इंस्टेड ऑफ, क्या आ गया, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट, किस चीज के बारे में वरी, वॉट यू कैन नॉट, मतलब क्या आ गया आर एस, बस इतना ही देखूंगा, आर एस कहां कहां पर है डी, सॉल्व करके वो पढ़कर भी देख लो। इंस्टेड ऑफ, इंस्टेड का मतलब होता है इन प्लेस ऑफ, वरिंग अबाउट व्हाट यू कैन नॉट के बाद कंट्रोल शिफ्ट योर एनर्जी टू व्हाट यू कैन क्रिएट। सही बात है कि भाई आप उस चीज पे एनर्जी को शिफ्ट मत एनर्जी वेस्ट मत करो जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो, इंस्टेड ऑफ दैट उस चीज पे आप एनर्जी को शिफ्ट करो जो 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 क्या करेगा, क्रिएट करने में हेल्प करेगा आपको। अब नेक्स्ट सिनोनिम्स आ गए, चलो नाउ वी हैव मोर वर्ड्स टू लर्न, ओके। सी गॉट डाइवोर्स विद इन नो टाइम, सी गॉट द डाइवोर्स, डाइवोर्स का मतलब क्या होता है, एक हस्बैंड और वाइफ के बीच में डाइवोर्स होता है तो क्या बोल देने से डाइवोर्स हो जाता है क्या, एक लीगल अग्रीमेंट होता है, क्या होता है ध्यान समझना, ऑप्शन भी देखो कैसे खतरनाक खतरनाक से, लीगल अग्रीमेंट होता है दोनों के बीच में डाइवोर्स होने के लिए, ये नहीं कि बोल दिया तो चल गए। डिटैचमेंट का मतलब क्या होता है, अगर किसी से आप इमोशनली हट गए, जैसे मेरा कोई दोस्त है मैं उससे डिटैच्ड हो गया, मतलब मैं क्या हो गया, उस अपने दोस्त से अलग हो गया, डिटैच का मतलब ये। ब्रेक डाउन, ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है, इमोशनली ब्रेक डाउन होता है ना, तो भाई ब्रेक डाउन तो नहीं है, ये तो ब्रॉडर है, डिटैचमेंट भी ब्रॉडर है। अनलमेंट का मतलब क्या होता है, लीगली किसी चीज को खारिज कर देना, रिजेक्ट कर देना, उसे क्या बोलते हैं, अनलमेंट बोलते हैं। तो मेरा यही आंसर सही है बच्चों, पनिशमेंट का तो कोई मीनिंग है नहीं। बहुत बच्चे देखेंगे क्या, जो हिंदी वाले रटते हैं वो डिटैचमेंट भी जाएगा, ब्रेक डाउन भी जा सकता, लेकिन वहां पे आपको समझना पड़ेगा डाइवोर्स इज अ लीगल अग्रीमेंट, थ्रू इट इज डन थ्रू द लीगल अग्रीमेंट, और अनलमेंट इज ऑल्सो डन थ्रू द लीगल अग्रीमेंट। तो लीगल चीज दोनों में है। डिटैचमेंट तो किसी से हो जाएगा, डिटैचमेंट करने के लिए आपको कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन डाइवोर्स के लिए आपको कोर्ट जाना पड़ता है, ठीक है, लीगल प्रोसीड्यूर को फॉलो करना पड़ता है। ही वॉज नोन फॉर हिज जेंटल डिस्पोजिशन, डिस्पोजिशन का मतलब समझे पहले, नेचुरल, नेचुरल क्वालिटी और टेंडेंसी ऑफ ऑफ अ पर्सन कैरेक्टर, किसी पर्सन के कैरेक्टर के नेचुरल टेंडेंसी क्या है उसको बोलते डिस्पोजिशन, ठीक है।
ही वॉज नोन फॉर इज जेंटल, जेंटल का मतलब होता है काइंड, यहां पर सॉरी, जेंटल का मतलब यहां पर है काइंड, काइंड डिस्पोजिशन के लिए उसको जाना जाता है। तो बताएं, ही वॉज नोन फॉर इज जेंटल डिस्पोजिशन, सिनोनिम्स में क्या जाएगा, सिनोनिम्स है पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आएगा, हार्मफुल, सबसे पहले हार्मफुल से रिलेटेड ही सारा वर्ड निपटाते हैं। सबसे पहला वर्ड आएगा बच्चों नॉक्सियस, डेट्रीमेंटल, और क्या वर्ड आ सकता है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट, परनीसियस, और परनीसियस के साथ प्रिपोजिशन याद करना टू आता है। लीथल भी आ सकता है, लीथल का मतलब ऐसे जानलेवा, फैटल, एक और बेलफुल, एक नॉक्सियस हो गया, एक नॉक्यूवस वर्ड भी याद करना, नॉक, अच्छा नॉक और नॉक्स अगर कहीं लगा है उसका मतलब निकालेंगे आप हार्मफुल, क्या निकालेंगे आप, हार्मफुल से, ठीक है। ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हो। अच्छा हाजार्डस भी हो सकता है, हाजार्डस भी आ सकता है, हाजार्डस का मतलब भी होता है हार्मफुल, स्पाइटफुल भी आ सकता है, बहुत सारे वर्ड है, लिखने लगूंगा तो बहुत सारा लिख दूंगा। बेलफुल, हाजार्डस बोल दिया मैंने, और क्या आ सकता, चलो, एमिएबल का मतलब क्या होता है, फ्रेंडली, फ्रेंडली से रिलेटेड क्या क्या वर्ड आपको याद करने हैं बच्चों, एफेबल, एफेबल, एमिएबल, एमिनेबल भी आ जाएगा, ठीक है, और कंजेनियल, कंजेनियल, कॉर्डियल, कॉर्डियल, ये सारे वर्ड्स आप याद कर लो, कॉर्डियल, COR, थोड़ा सा हैंडराइटिंग गलत हो, गंदा लग रहा होगा क्योंकि जल्दी में लिख रहा हूं, नहीं तो वीडियो बहुत लेंदी हो जाती है। एडजस्टिंग, कनिंग, अच्छा कनिंग का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव वर्ड है नेगेटिव है, अगर कोई इंसान चालाक है तो पता है इन अ डिसीटफुल वे, वो कहीं ना कहीं आपका यूज करना चाह रहा है, क्राफ्टी, अभी आया था कल के पैसेज में भी आया था ना, क्राफ्टी, श्रूड, आर्टफुल, इन सारे वर्ड्स का मतलब होता है कनिंग, ठीक है, कनिंग का मतलब तेज तो है लेकिन वो किसी का गलत यूज कर सकता है, इसीलिए बोला क्राफ्टी, श्रूड, आर्टफुल, और कुछ वर्ड बोल सकते हैं कनिंग के लिए क्या, चलो। अब देखो सारे वर्ड्स को मैंने गाइस पूरा वर्ड्स को खोल दिया, अभी चार वर्ड्स नहीं आपके पास, कितने 15-20 वर्ड्स बस एक स्लाइड में बोल दिया, और सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं पेपर में आपको दिखेंगे, देख लेना, ठीक है। अब देखो जेंटल, यहां पर तो काइंड है, तो बताओ काइंड का सिनोनिम्स क्या बनेगा, कनिंग नेगेटिव है, एडजस्टिंग तो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, हार्मफुल नेगेटिव है, क्या बन गया आपका, एमिएबल, एफेबल भी बहुत बार ऑप्शन में दिखते हैं। आ जाओ आगे, 23, द हार्डर वी किक द बेटर द बॉल बाउंस, बाउंस का मतलब क्या होता है, किसी चीज पे हिट करा, या मान लो कि अगर यहाँ पर है, बाउंस का मतलब जहां से आया बाउंस कर गया मतलब उधर चला गया, तो हिट। रिक्वाइल तो सिनोनिम्स बन गया, रिक्वाइल वेलोसिटी आप लोग पढ़ते हैं फिजिक्स में। डिफ्लेट और इनफ्लेट का मतलब, इन जहां भी लगता है उसका मतलब होता है इंटर, ठीक है, किसी चीज में क्या करना, इंटर करना। अब बताओ इंटर से रिलेटेड क्या है, इनफ्लेट, मतलब कि फ्लेट का मतलब फैलना, तो अगर किसी चीज, कोई क्या चीज होता है, एक्सपैंड करता है ड्यू टू पुशिंग एयर इनसाइड दैट थिंग, दिस इज कॉल्ड इनफ्लेट। लेकिन डिफ्लेट का मतलब अगर कोई चीज है उसमें से हवा, एयर को क्या करा मैंने, बाहर निकाल दिया, उसका साइज छोटा हो गया, उसी को क्या बोलते हैं, डिफ्लेट बच्चों, ठीक है। एसेंड, ASCEND, असेंड क्या होगा बताओ, एसेंड का मतलब होता है ऊपर जाना, टू क्लाइंब अप, क्लाइंब अप। अच्छा यहां पे मेरे को कुछ वर्ड्स, कंफ्यूजिंग वर्ड याद आ रहे हैं, असेंट, एक होता है एक्सेंट, एक और वर्ड होता है एसेंट, तीनों वर्ड्स आपको बहुत अच्छे समझना है। एसेंट एक नाउन है, इसका मतलब होता है अग्रीमेंट, ठीक है। एक्सेंट आपको क्या है एक्सेंट क्या है, एक नाउन है भी, लेकिन ये क्या है, द वे ऑफ प्रोनाउंसिंग अ वर्ड, ब्रिटिश एक्सेंट, अमेरिकन एक्सेंट। लेकिन ये वाला एसेंट क्या है, ये भी नाउन है, इसका मतलब होता है द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अप, द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग अप, आप इस चीज को भी ध्यान से समझोगे, ठीक है। चलो तो इसका आंसर क्या बनेगा बताओ, सिनोनिम्स है ना, रिक्वाइल, बाकी चीजों को हटा दो आप, रिक्वाइल हो जाएगा। ए 24, आई प्लान एंड एक्सिक्यूट, एक्सिक्यूट का दो मीनिंग है बच्चों, देखो एक्सिक्यूट का मतलब तो किसी को किल करना भी होता है, लेकिन अगर प्लान को अगर एक्सिक्यूट कर रहे हो मतलब उसको क्या करो, परफॉर्म कर रहे हो, यू आर मेकिंग दैट थिंग इनटू इफेक्ट, ठीक है। तो यहां पर क्या है, प्लान
आई प्लान एंड एग्जीक्यूट, किल करने का मीनिंग नहीं है, यहाँ पर क्या हो, परफॉर्म करने का मीनिंग है, किसी चीज को परफॉर्म करने का, ठीक है। अब बताओ परफॉर्म कर रहे हो, सिनोनिम्स में ऐसा डिजायर तो कोई मीनिंग है नहीं, डिबेट करना कोई मीनिंग है नहीं, अकम्प्लीस का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, कंप्लीट करना, डिसकार्ड का मतलब होता है रिजेक्ट करना, अगर किसी चीज को डिस्कार्ड करे मतलब क्या करे, रिजेक्ट करे, कंफ्यूज वर्ड आया था ना। अकम्प्लीस का मतलब होता है टू कंप्लीट और अचीव समथिंग, टू कंप्लीट और अचीव समथिंग, किसी चीज को कंप्लीट करना या अचीव करने को क्या बोलते हैं, अकम्प्लीस। और जैसे अकम्प्लीस वर्ड आता है, एक और मेरे वर्ड दिमाग में वर्ड आता है गाइस, दैट इज अकम्प्लाइज। अकम्प्लाइज का मतलब होता है क्राइम पार्टनर, कोई आपका क्राइम पार्टनर, उसे क्या बोलते हैं, अकम्प्लाइज, ठीक है। तो बताओ क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट कर रहे हैं तो उसको अकम्प्लीस ही तो करोगे, ऑप्शन सी। ही लिसन टू मी विथ इक्वानिमिटी, काफी हाई फ्रीक्वेंसी का वर्ड है, इक्वानिटी का मतलब होता है कामनेस। अब कामनेस से रिलेटेड वर्ड देखो अब क्या क्या है, सेरेनिटी, प्लेसिडिटी, कंपोजर, सारे नाउन लिख रहा हूं, कंपोज कर दूंगा तो ये बन जाएगा एडजेक्टिव, कंपोजर। और क्या हो सकता है, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलिटी, ट्रैंक्विलाइजर होता है ना बच्चों, सिंगल एल भी होता है यहाँ पे। चलो ट्रैंक्विलिटी हो गया, प्लेसिडिटी हो गया, सेरेनिटी हो गया, कामनेस से रिलेटेड, ठीक है। अब बताओ ये पॉजिटिव है ना, अच्छा इसका एंटोनिम्स आएगा तो क्या क्या आ जाएगा, एंटोनिम्स में आएगा केओस, और बोलो डिस्टर्ब्ड बोल सकते हैं, ठीक है। कोमोशन बहुत ही अच्छा वर्ड है, कोमोशन, टर्मोइल, देखो अच्छा वर्ड अब निकलने लगा, एक वर्ड आता है तो सारे वर्ड ऑटोमेटिक, दिमाग ऐसे काम करता है, आपने एक वर्ड जैसे आपके दिमाग में आया तो वो ऑटोमेटिक रीड करने, यार ये वर्ड तो इससे मिलता जुलता है, टर्मोइल। इसीलिए मैं कुछ लिख कर नहीं रहा था बच्चों, ताकि इंपॉर्टेंट जो भी चीजें उसमें वो रैंडम से निकलता, कभी निकलता कभी वो याद ही नहीं आता, तो इट्स ह्यूमन टेंडेंसी। टर्मोइल बोल सकते हो, ठीक है। अप रोअर भी बोल सकते हो, अप रोअर भी बोल सकते हो, ये सारे इसके हैं। अब बताओ पैंडेमोनियम, यार बहुत प्यारा वर्ड है, पैंडेमोनियम, शोरगुल, NIUM, पैंडेमोनियम का मतलब भी क्या होता है, शोरगुल होता है। पार्सिमोनियस का मतलब क्या था, माइजर, ठीक है। चलो तो बताओ यहां पर शांति है तो सिनोनिम्स में भी शांति करा दो ना। अब केयरलेस तो कोई मीनिंग है नहीं, एक्साइटेड तो है ही नहीं, पेसेंटली तो है, अच्छा पेसेंटली, ही लिसन टू मी विथ इक्वानिटी, केयरलेसली एक्साइटेडली हटा दो, पेसेंटली या हाफ हार्टेडली, हाफ हार्टेडली का मतलब होता है आधे मन से, नहीं भाई वहां पे इक्वानिमिटी है तो यहाँ पर पेसेंटली कर दो, अब सी 26 में आइए। द होल थिंग वॉज अ फ्यूटाइल, फ्यूटाइल का मतलब होता है यूजलेस, अगर कोई चीज यूजलेस है, सॉरी यार यूजफुल लिख दिया, यूजलेस तो उसके लिए और क्या है, अबोर्टिव, ना जाने पेपर में कितने बार आ गया हो, अबोर्टिव। और क्या आएगा, वेन, और वेन का मतलब दो बोला है, योर हार्ड वर्क नेवर गो इन वेन का मतलब होता है व्यर्थ, लेकिन अगर कोई इंसान वेन है ना तो इसका मतलब कैसा, वो प्राउड है, प्राउड फील करता है, घमंडी टाइप का है। और क्या हो सकता है, फ्यूटाइल, यूजलेस बोल दोगे आप, और क्या बोल सकते हो, इनइफिकेसियस भी बोल सकते हैं ना, इफिकेसियस का मतलब इनइफेक्टिव भी बोल सकते हैं, नॉट इफेक्टिव, ठीक है। और क्या वर्ड आ सकता है, चलो करते हैं अब, एंटोनिम्स में जाओगे तो क्या आ जाएगा, इफिकेसियस आ जाएगा, एंटो में इफिकेसियस, एफिशिएंट, प्रोडक्टिव, ये सारे वर्ड्स आ जाएंगे एंटोनिम्स से। तो बताओ फ्यूटाइल है, सिनोनिम्स कॉस्टली नहीं, पॉइंटलेस नहीं, इनडिसिसिव का मतलब होता है कोई ऐसा इंसान हु इज नॉट गुड एट मेकिंग गुड जजमेंट एंड डिसीजन, दिस इज कॉल्ड इनडिसिसिव, डिसीजन नहीं ले पा रहा। तो बताओ फ्यूटाइल और इनडिसिसिव में कोई डिफरेंस है, नॉट गुड एट टेकिंग गुड एंड क्विक डिसीजन, डिसीजन। अब बताओ सक्सेसफुल, सही तो बात है, सक्सेसफुल हो गया, फ्यूटाइल था तो यहाँ पे ओके, वेट 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 वेट, आई मेड अ मिस्टेक, फ्यूटाइल था सिनोनिम से ये था ना, तो फ्यूटाइल में सक्सेसफुल तो नहीं होगा, ठीक है।
इनडिसिसिव तो कॉन्टेक्स्ट में नहीं बन रहा, ठीक है। कॉस्टली और पॉइंटलेस, बताए अगर कोई चीज पॉइंटलेस है, सही बात है, कॉस्टली का तो नहीं, फिर कहां पे जाओगे आप, पॉइंटलेस के साथ जाओगे, माय फॉल्ट। ओके चलो, होता है कभी भी जल्दीबाजी में, देखा नहीं सारे ऑप्शन। कनिंग, कनिंग का मतलब होता है, ध्यान से समझना, मतलब को समझो, हिंदी में तो क्या आ जाएगा, चालाक। चालाक का मतलब तो क्लेवर भी होता है, श्रूड भी होता है। अब देख, कनिंग का मतलब इंसान क्या होता है, तेज तो होता है, वाइज तो होता है, लेकिन इन अ डिसीटफुल मैनर, क्या है, इन अ, क्या होता है यहां पर, वाइज तो होता है, लेकिन इन अ डिसीट डिसीटफुल मैनर, आपको धोखा दे देगा वो इंसान, अपना फायदा ले लेगा। तो ऐसे इंसान के लिए और क्या क्या वर्ड हो सकता है, डिवियस, अभी बोला डिसीटफुल, DECEITFUL, डिसीटफुल। फ्रॉडुलेंट, फ्रॉडुलेंट, और कुछ वर्ड्स हो सकते हैं क्या, क्राफ्टी, श्रूड, क्लेवर, और कुछ आ सकता है, डिसीटफुल हो गया, डिवियस हो गया, बस इतना काफी है आपके पेपर के पर्सपेक्टिव से। चलो, अब यहां पर कनिंग है, चालाक है, थोड़ा सा नेगेटिव मीनिंग है, तो बताओ। हाँ, एक और वर्ड आ गया, डॉट जी, देखा तो याद आ गया, डॉट जी, DODGY। तो यहां पर अगर इसका निगेटिव वाला मीनिंग है तो आंसर में भी निगेटिव मीनिंग वाला होगा, कैपेबल, फिट, इंटेलिजेंट, क्या बन के निगेटिव वाला, डॉट जी, आंसर डी आ जाए 28। दिस डिसीजन इज क्रूशियल फॉर मी, अगर कोई डिसीजन क्रूशियल है तो वेरी इंपॉर्टेंट है, और वेरी इंपॉर्टेंट के लिए क्या क्या भी वर्ड कराया मैंने, सिग्निफिकेंट, वाइटल, इंपेरेटिव, ऑब्लिगेटरी, मैंडेटरी, ये सारे वर्ड कराए, अभी फिर से लिखूंगा, टाइम वेस्ट है। मोमेंटस का मतलब भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर इसका टोन कैसा है, पॉजिटिव है, तो कुछ ऐसा आंसर आएगा जिसका कोई इंपॉर्टेंस नहीं होगा, तो मेरा मोमेंटस आंसर नहीं हो सकता। आगे, नेचुरल तो मीनिंग ही नहीं बन रहा। प्रिमिटिव, इनेप्ट, इनेप्ट वर्ड का मतलब होता है नॉट स्किल्ड, नॉट स्किल्ड। अब देखो, नॉट स्किल्ड जैसे आता है, एक और वर्ड आता है मेरे को याद, देखना ध्यान से, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है बच्चों। एक होता है APT, एप्ट, इसका मतलब होता है अप्रोप्रिएट। और जैसे ही वर्ड आता है, एक और वर्ड याद है मेरे को कंफ्यूजिंग वर्ड में, अपोजिट। अपोजिट का मतलब तो पता है सारे बच्चों को, उल्टा, लेकिन अपोजिट का मतलब क्या होता है, अपोजिट का मतलब होता है सुटेबल, अप्रोप्रिएट, इसी का सिनोनिम्स है, ठीक है। एप्ट का मतलब सुटेबल हो गया, लेकिन इनएप्ट अगर मैंने बोला, स्पेलिंग देखना ध्यान से, INAPT, क्या लिखा मैंने, INAPT, इस वाले इनएप्ट का मतलब होता है नॉट अप्रोप्रिएट, नॉट अप्रोप्रिएट। लेकिन ये जो इनेप्ट लिखा है, ये क्या हो गया आपका, नॉट स्किल्ड। अब देखो यहां पर क्या है, अडेप्ट, ADEPT, अडेप्ट का मतलब होता है गुड एट समथिंग, गुड एट समथिंग को मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सारे बच्चे ध्यान से सारे वर्ड्स को एक बार देख लोगे, ठीक है। हो सकता है हैंडराइटिंग गंदा है, क्योंकि मैं वीडियो लेंदी ना हो जाए इसलिए तेज लिख रहा हूं, बट सारे हैं इंपॉर्टेंट। प्रिमिटिव का मतलब बेसिक है, रिलेटेड टू पास, तो बताओ क्रूशियल है, ये सारे तो इनेप्ट का मतलब तो मीनिंग है, तो क्या बनेगा इसका आंसर, सी बन जाएगा, 28 का सी, प्रिमिटिव, बेसिक। फ्रेंजी, बताइए फ्रेंजी का मतलब क्या होता है, द मीडिया वेंट इनटू अ फ्रेंजी, फ्रेंजी का मतलब समझो क्या होता है, जब आपके अंदर एक इंटेंस इमोशन होता है, स्ट्रॉन्ग इमोशन, हैविंग स्ट्रॉन्ग इमोशन, किसी चीज के लिए स्ट्रॉन्ग इमोशन और फीलिंग है, दैट मीन्स यू आर गोइंग फ्रेंजी, ठीक है। चलो, तो बताओ यहाँ पे बहुत ज्यादा इमोशन है, तो एंड सिनोनिम्स में क्या बनेगा आपको, साइलेंट हो सकता है क्या, क्रिएटिव तो कॉन्टेक्स्ट ही नहीं मैच करा, बरसर का मतलब होता है वेरी एंग्री, वेरी एंग्री, बहुत ज्यादा गुस्सा होते उसको बोलते हैं बरसक, ठीक है। रॉन्ग तो मीनिंग नहीं बन रहा, साइलेंट, अच्छा मेरे को सिनोनिम चाहिए तो साइलेंट को तो हटा दो आप, शांत तो नहीं, वहां पे इमोशन ही नहीं होता, तो बरसर ही तो बनेगा, गुस्सा भी एक तरीके का इमोशन ही है, ठीक है, बहुत ज्यादा एंग्री है, तो ऑप्शन क्या बनेगा 29 का आपका सी, 30 में आइए। ही हैज बीन यर्निंग, यर्निंग टू गो होम। अब देखो ये वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब होता है स्ट्रॉन्ग
डिजायर फॉर समथिंग, डिजायर फॉर समथिंग। इसके लिए वर्ड्स देखे क्या क्या है, प्री डायलेक्शन, प्री डायलेक्शन। इसके साथ ये भी याद करना, प्रपोजन में पूछे जा सकते, फोर यूज होता है, प्री डायलेक्शन फोर। और क्या आता है वर्ड, इसीलिए पेंचेंट, बहुत अच्छा वर्ड है भी, पेंचेंट फोर। क्रेविंग बोल सकते हैं ना आप, किसी चीज के लिए क्रेविंग होता है। एपेटाइट भी बोल सकते हैं, किसी चीज के लिए भूख है, एपेटाइट, एपेटाइट फॉर समथिंग, क्रेविंग फॉर समथिंग, ये सारी चीज के लिए आप यूज कर देंगे इसका सिनोनिम्स। तो सिनोनिम्स में ऐसा मीनिंग वाला कहाँ कहाँ पे, डिक्लाइनिंग तो नहीं है, डिक्लाइन करना रिजेक्ट करना कोई मीनिंग है क्या, डिमांडिंग भी नहीं है, बेगिंग है क्या, हैंकरिंग है, हैंकरिंग भी इसी का सिनोनिम्स बनेगा, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर समथिंग। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या हो गया इसका, डी। तो इस तरह से मैंने, हम लोगों ने 30 क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके से कर लिया। नाउ प्रीपोजिशन आ जाओ, प्रीपोजिशन है सिमुलेशन। पहले तो समझो सिमुलेशन का मतलब क्या होता है। सिमुलेशन का मतलब होता है एक रियल सिचुएशन, एक्चुअल में एक सिचुएशन को बना देना जो एक्चुअल में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन उस तरह का सिचुएशन का रिक्वायरमेंट था, तो इस तरह से बना देना। जैसे कि मान लो जब इंडिया और पाकिस्तान में जब युद्ध चल रहा था, वहां पर क्या हो रहा था कि मतलब कि जब सायरन बज रहा था, तो रियल में वो क्या कर रहे थे, लोग प्रैक्टिस कर रहे थे कि भाई जब इमरजेंसी का सिचुएशन बनेगा तो कैसे लोगों को बचाना है। तो वो क्या था, एक सिमुलेशन ऑफ इमरजेंसी था, इमरजेंसी एक्चुअल में नहीं था, जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिसिंग कि अगर ऐसा होगा तो हम लोग को कैसे रिएक्ट करना है, तो दिस इज सिमुलेशन। ठीक है, एक रियल सिनेरियो को क्रिएट करने को बोलते हैं, ठीक है ना, ताकि आपको किसी चीज की प्रैक्टिस करना है, किसी चीज के बारे में देखना है। सिमुलेशन ऑफ द 20th सेंचुरी बाय क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड increase greenhouse gases failed to simulate the increase in temperature over the second half of the 20th century। मतलब क्या है, सिमुलेशन ऑफ 20th सेंचुरी बाय क्लाइमेट मॉडल्स दैट एक्सक्लूड द ऑब्जर्व्ड इंक्रीज, मतलब जो 20th सेंचुरी में क्लाइमेट मॉडल का सिमुलेशन हुआ, दैट एक्सक्लूड, एक्सक्लूड का मतलब होता है बाहर करना, क्या एक्सक्लूड करता है, द ऑब्जर्व इंक्रीज ग्रीन हाउस, कुछ ग्रीन हाउस गैस में इंक्रीज, उसे एक्सक्लूड करता है। फेल टू सिमुलेट द इंक्रीज इन टेम्परेचर ओवर द सेकंड हाफ, और इसी तरीके से वो 20th हाफ में जो इनके टेम्परेचर में इंक्रीमेंट आया उससे भी फेल नहीं कर पाया। तो देखो ना बच्चों, हमेशा ना यहाँ पर देखा मैंने इंक्रीज के साथ इन है, तो मैं सोचूंगा ही नहीं, मैंने देख लिया, इसी को बोलते हैं फॉरवर्ड और बैकवर्ड रीडिंग। आगे मैंने पढ़कर देखा, जिन बच्चों को पता है इंक्रीज इन, लेकिन कुछ बच्चे हिंदी मीडियम से आगे बढ़कर आते हैं आप, तो देखते हैं भाई इंक्रीज के साथ तो इन लगा है, किसी चीज में बढ़ाव होता है, तो यहाँ पर इन हो जाएगा आपका। बाकी ऑफ क्या दिखाता है, एक रिलेशनशिप और बिलोंगिंगनेस दिखाता है। जैसे 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 द कार ऑफ राम, राम्स कार हो क्या, द कार ऑफ राम। ऑफ कहीं एक रिलेशन दिखाने का काम करता है। इन का मतलब होता है कोई चीज किस चीज के अंदर है, उसे बोलते हैं इन, लेकिन स्टैटिक होता है, पहले क्लास में इन और इनटू बताया था। बाई का मतलब एजेंट दिखाने का काम करता है। टू का मतलब क्या होता है, टू का देखो बहुत सारा मतलब है, टू का सबसे पहला मतलब है डेस्टिनेशन दिखाना, जैसे आई वेंट टू स्कूल। और टू का क्या काम हो सकता है कि फ्रॉम हियर टू हियर, फ्रॉम के साथ टू यूज करते हैं आप। ठीक है, आगे आ जाओ 32। In extremely poor societies, children can be put to work a young age and are therefore a source of income. In extremely poor societies, children can be put to work a young work at a young age. अच्छा एक बात देखो, इन और एट, इन और एट टाइम के रेफरेंस में देखना, आप समझना इसे। इन क्या होता है, लार्जर टाइम पीरियड, लेकिन ये होता है स्पेसिफिक टाइम। जैसे देखो लार्जर टाइम का मतलब बोलते हैं इन जुलाई, इन 2022 20, ऐसे लार्जर टाइम है तो 20 बोला। ठीक है, एट का मतलब होता है आई विल मीट यू एट 9 AM, आई विल मीट यू एट 10 PM। तो एट का मतलब स्पेसिफिक, तो यंग एज कोई स्पेसिफिक है क्या, एक तो ड्यूरेशन ऑफ द टाइम है ना, तो इसके लिए जब भी ड्यूरेशन आ जाए तो आप किसका यूज करना, इन का करना। तो यहां पर क्या होगा, टू वर्क इन अ यंग एज एंड आर देयरफॉर सोर्स ऑफ इनकम। बाकी देखो ऑन का मतलब देखो, ऑन का मतलब कब यूज करते हैं, मान लो कोई ऐसा सरफेस है, इसके ऊपर कोई चीज रखा हुआ है, तो आप किसका यूज करते हैं बच्चों, ऑन का।
इन का मतलब बोला कोई बॉक्स है, कोई कवर्ड एरिया है, उसके अंदर कोई चीज रखा है, उसका मतलब होता है यहाँ पर इन का यूज करते हैं। इनटू का मतलब होता है बच्चों कि अगर मान लो कोई ऑब्जेक्ट यहां से यहां आया और इसको इसमें मूवमेंट है तो आप किसका यूज करते हैं, इनटू का करते हैं। ठीक है, बाई एजेंट भी दिखाता है और बाई डेडलाइन भी देता है। आई विल हैव कंप्लीट दिस रिपोर्ट बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। ठीक है, एड का मतलब बता दिया, बाकी सारे ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिया, इन आंसर हो गया आपका। आगे 33, पीपल हु आर अवर्स, याद कर लो अवर्स के साथ टू। देखो पेपर में डायरेक्ट से कोई कुछ प्रीपोजिशन के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे मैंने अभी बताया था अवर्स के साथ टू लगेगा, पेंचेंट के साथ आपको क्या लगेगा, फोर लगेगा, और क्या होता है पर नीसियस के साथ भी टू लगेगा, इम्पर्वियस, इम्पर्वियस या फिर इनडिफरेंट, इसके साथ भी क्या लगता है आपका, टू लगता है। और क्या वर्ड बताओ, पेंजेंट वो ऊपर लिख दिया जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक होता है डाई ऑफ, एक होता है डाई फ्रॉम। डाई ऑफ तब यूज करते हैं कोई डिजीज होता है, लेकिन डाई फ्रॉम क्या होता है, कोई रीजन। रीजन का मतलब होता है कि आप एक्सीडेंट से आपका डेथ हो गया, आप प्यास से मर गए, आप भूख से मर गए, जैसे ही डाई ऑफ कॉलेरा, ही डाई ऑफ कैंसर, लेकिन ही डाई फ्रॉम थर्स्ट, ही डाई फ्रॉम एक्सीडेंट। ठीक है, तो ये होता है, आपको कुछ ये याद करने पड़ते हैं। एक क्लास में प्रीपोजिशन का लेकर आऊंगा जिसमें आपको फिक्स प्रीपोजिशन और कुछ प्रीपोजिशन का यूसेज सिखाऊंगा। इंपॉर्टेंट चैप्टर देख लो, एक ही चैप्टर से इतने सारे क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो आगे आ जाओ। तो क्या होगा बताओ, अवर्स के साथ टू आपको रटने की चीज है। अबाउट नहीं आता आपको, इसमें कुछ ऑप्शन के बारे में सोचना ही नहीं, कुछ दिमाग ही नहीं लगाना। कोलोकेशन का मतलब होता है कि उस वर्ड के साथ बाय डिफॉल्ट वो प्रीपोजिशन लगाना पड़ेगा, आप नहीं चेंज कर सकते। एक और याद कर लीजिए आप, रिफ्रेन, रिफ्रेन के साथ क्या लगेगा आपका हमेशा, फ्रॉम। ठीक है, कंप्लाई, कंप्लाई विद। ठीक है, चलो ये सारे याद कर लेंगे, पूछे जाते पेपर में। आई हैव नोन हर अ लॉन्ग टाइम, याद करो डे वन बोला था ना कि चीजें थोड़ी देर बाद रिपीट होने लगेगा। कितने वर्ड्स रिपीट हुए आप ध्यान से देखो अच्छे से, अगर जो बच्चे रेगुलर सीरीज को फॉलो कर रहे होंगे। ठीक है, वर्ड्स भी कॉन्सेप्ट भी कितने रिपीट हो रहे हैं। मैंने फोर और सीन्स वहां पे कराया था आपको। फोर क्या दिखाता है आपका, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम, ड्यूरेशन ऑफ टाइम दिखाता। मेरे को नहीं पता कि वो स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, लेकिन सिंस में स्टार्टिंग पॉइंट आपको पता हो कि भाई कब हुआ। तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम जब फोर करेगा तो इससे रिलेटेड सारी चीजें मैं बता ही दूं आपको, ये टाइम बताने का काम करेगा। तो टाइम एक तो होता है कैसा कैसा, डेफिनिट टाइम, टाइम तो बताएगा, ड्यूरेशन बताएगा, डेफिनिट टाइम। डेफिनिट टाइम का मतलब होता है कि आपको फोर आ गया, कोई नंबर आ गया और कोई टाइम वर्ड आ गया, तो वहां पे भी आप क्या लगाते थे, फोर। जैसे एग्जांपल में देखें आप, फोर 2 years, 4 5 days ऐसे। फिर इंडेफिनिट वाला टाइम देखो, जहां भी इंडेफिनिट टाइम है, इंडेफिनिट, इंडेफिनिट टाइम है, वहां भी आप फोर का यूज करते हैं। जैसे देखो मैंने बोला मैनी ईयर्स, लॉन्ग टाइम, ये पता है कि स्टार्ट कब हो रहा, तो इनके साथ भी आप क्या यूज करते हैं, फोर याद करते हैं। दोनों बातों का आप ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या बनेगा, आपको लॉन्ग टाइम इंडेफिनिट टाइम दिखा रहा है तो फोर करोगे, लेकिन यहां पर होता है लास्ट 5 days, अब तो फिक्स कर दिया लास्ट वगैरह कर कर, तो सेंस करने लग जाते हैं। एट बिफोर, अभी बिफोर का मतलब पहले होता है। आगे आ जाओ 35, आई एक्सेप्टेड द ऑफर सर्टेन कंडीशन, क्या बोलते हैं, ऑन सर्टेन कंडीशन। ये तो रीडिंग स्किल पे भी कर सकते हो, बाय सर्टेन, विद इन सर्टेन नहीं होता। विद इन क्या दिखाता है, बाउंड्री को दिखाता है, यू हैव टू बी विद इन योर लिमिट बोलते हैं ना। ठीक है, चलो 37, देर इज नो क्योर, आ जाओ इसे सीखते हैं, बड़ा मजा आएगा। क्योर एक नाउन बनता है बच्चों, क्योर एक वर्ब भी बनता है। क्योर जब नाउन बनेगा तो यहां पर फोर लगाना, क्योर जब वर्ब की तरह काम करेगा तो ऑफ। इसीलिए आपको बेसिक क्लासेस में पढ़ाता हूं ब्रेनस्टॉर्मिंग, कि जब तक आप किसी वर्ड की ग्रामेटिकल प्रोफाइल नहीं पहचानोगे ना, तो बहुत बार आपके साथ परेशानी आएगा। जब आपको पता ही नहीं चलेगा यहाँ पे क्योर नाउन की तरह यूज हो रहा है या क्योर वर्ब की तरह हो रहा है, तो कैसे करोगे। देखो नाउन है, कैसे पता चला, डिटरमाइनर है, डिटरमाइनर कहाँ पे एंड करने का काम करता है, किसी नाउन पे करता है। ठीक है, चलो तो बताओ यहां पर नाउन है तो क्या बोलोगे, क्योर फोर, क्योर्ड ऑफ, उसके बाद ही हैज क्योर्ड ऑफ,
कॉलरा, ही हैज क्विक क्योर्ड ऑफ समथिंग, कर दिया वर्ब कर दिया तो ऑफ लगाना पड़ेगा। इसमें तो कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है, कुछ चीजें आपको इंग्लिश में रटना होता है। आई रेन जॉन यस्टरडे एंड इट वाज अ प्लीजेंट सरप्राइज। याद करो, रन इनटू कल ही आया था ना शायद। रन इनटू का मतलब क्या होता है? टू मीट समवन बाय चांस, टू मीट समवन बाय चांस। फिर से नहीं लिखूंगा, ठीक है। रन बाय का मतलब क्या होता है? रन बाय टू टेल समबडी अबाउट समथिंग। किसी चीज के बारे में अगर किसी को बताना है तो उसे क्या बोलते हैं? रन बाय। अब मैंने पहले बोल रखा ऑफ वाला, भाई याद ही नहीं करो। ऑफ अगर लगा उसका मतलब दूर जाना, रन ऑफ का मतलब भाग जाना, रन बिसाइड कुछ नहीं होता। रन इनटू, रन इनटू का मतलब बता ही दिया आपको, किसी से मिलना बाई चांस। ये रन बाई यहाँ पे लिख दिया। चलो तो क्या बन जाएगा ये आपका? रन इनटू, रैन इनटू, अचानक से मिल गया, ठीक है, प्लान्ड नहीं था। आइए आगे। बिसाइड, अच्छा बिसाइड और बिसाइड्स में भी बताऊं यार, ये भी कभी कभी पूछता है आपसे। बिसाइड का मतलब होता है बाय द साइड ऑफ, बाय द साइड ऑफ मतलब बगल में। लेकिन अगर मैंने बोला बिसाइड्स, इसका मतलब होता है इन एडिशन, इन एडिशन टू, अपार्ट फ्रॉम, एक्स्ट्रा बताने के लिए यूज करते हैं। ही विजिट्स द नीडी टू रिलीव देम। अब देखो फिर से आ गया प्रीपोजिशन क्वेश्चन। रिलीव के साथ क्या होता है? ऑफ लगता है भाई। रिलीव समवन ऑफ समथिंग कैसे चलता है? इसीलिए मैंने रिलीव समवन, एक बात बता रहा हूं, ऑफ समथिंग। इसीलिए मैंने क्या बोला आपको कि जब भी आप ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी पढ़ोगे ना, तो बगल में वो वर्ड आपने याद करो, उसका कोलोकेशन भी होगा। तो एग्जाम्पल पढ़ोगे तो दिमाग में बैठ जाएगा। आप हिंदी रटोगे तो वो प्रीपोजिशन नहीं सिखाएंगे कि भाई इस प्रीपोजिशन का यूज करो। तो रिलीव समवन ऑफ समथिंग, अगर कोई पेन में है तो उसके दर्द मुश्किल पीड़ा को कम करने को बोलते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे क्या है? ऑफ ऑप्शन में आना चाहिए। तो ये हो गया आपका, फ्रॉम वगैरह ऑन वगैरह कुछ नहीं होता, इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। स्पॉटिंग एरर में आ जाओ आप। चलो लास्ट 10 क्वेश्चन है। दिस बिल्डिंग कंप्राइजेस ऑफ सिक्स सिक्स हाउसेस। यहां पे कॉन्सेप्ट सिखाना चाहूंगा और बहुत इंपॉर्टेंट। मैं बार बार एक ही चीज पे इंसिस्ट करता हूं, आप इंग्लिश को हर टाइम रटकर सीखोगे, हर चीजों को रटकर सीखोगे तो आप मुसीबत में पड़ोगे। हाँ एक्सेप्ट करता हूं, कुछ चीजें एक्सेप्ट करने, कुछ चीजें आपको रटने के लिए है, जैसे फिक्स प्रीपोजिशन हो गया, ठीक है, वर्ब के फॉर्म्स हो गए। लेकिन कुछ चीजों को प्रैक्टिकल वे में समझाया जा सकता है। जैसे अभी तक आपको क्या रटवाया गया होगा कि डिस्कस के साथ अबाउट नहीं लगाते, ऑर्डर के साथ फॉर नहीं लगाते। लेकिन आपको किसी ने ये नहीं बताया होगा कि मैं ऑर्डर के साथ फॉर भी लगा सकता हूं और फॉर नहीं लगा सकता हूं। अगर नहीं लगा सकता तो क्यों लगता है, अगर लगा सकता हूं तो क्यों ऐसा होता है। आज हम लोग वो कॉन्सेप्ट सीखेंगे, बहुत ध्यान से समझना, क्योंकि याद करोगे। अगर मैंने बोल दिया डिस्कस के साथ अबाउट मत लगाना, इन्वेस्टिगेट के साथ इनटू मत लगाना, लेकिन क्या यही दो पेपर में वर्ड्स आएंगे क्या? आपने ये दो वर्ड्स को तो याद कर लिया, तो अगर मैं याद कराऊं तो आपको ये दोनों वर्ड्स पता होंगे। लेकिन मैं इसके पीछे का रीजन बता दूं, मैं इसके पीछे का साइंस बता दूं, तो आप कैसा भी वर्ड अजाप कर लोगे। तो देखो क्या इसके पीछे का साइंस। सबसे पहले एक तरीके के ट्रांजिटिव वर्ब होते हैं, थोड़ा सा 5 मिनट टाइम लूंगा। ट्रांजिटिव वर्ब, अब ट्रांजिटिव वर्ब होता क्या है? इनके पास खुद का क्या होगा? ऑब्जेक्ट होगा। कैसे पता चलता है वर्ब का ऑब्जेक्ट? अब वर्ब से क्या पूछिए? व्हाट या हुम पूछिए। व्हाट का हिंदी होता है क्या? हुम का हिंदी होता है किसे? व्हाट या हुम आपने पूछा तो जो आंसर मिला वो क्या होता है? आपका उसका ऑब्जेक्ट बनता है। तो ये होता है कि ट्रांजिटिव वर्ब जब भी आ जाए तो दिक्कत क्या है इनके साथ, कि भाई इनके पास खुद का ऑब्जेक्ट होता है। तो कभी भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो आप उस ऑब्जेक्ट को बोलोगे कि आप नहीं आ, सॉरी, आप उस प्रेपोजिशन को बोलोगे आप नहीं आ सकते। रीजन समझो क्यों ऐसा होता है। क्योंकि अगर आपने प्रेपोजिशन दे दिया तो ये ऑब्जेक्ट किसका बन जाएगा? इस प्रेपोजिशन का बन जाएगा। लेकिन वर्ब का तो फीचर है क्या कि भाई मेरा खुद का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए ऐसा करते। एग्जाम्पल देखिए आप, द पुलिस आर, अभी बताऊंगा कि याद करने रटने वाले से क्या दिक्कत है। आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, इनटू द केस। अब क्या है? वी आर, अभी इस क्वेश्चन में आऊंगा, डिस्कसिंग अबाउट द इशूज। इसे हटाओ, यहाँ पे देखना पूरा ही हटाओ।
ये प्रीपोजिशन नहीं आएगा। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल लिख रहा हूँ, द पुलिस आर इन्वेस्टिगेटिंग इनटू द केस, इनटू द केस। फिर बोला वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इशूज। फिर बोलूंगा he has ordered for a cup of tea। फिर बोला he has placed an order for a cup of tea। अब बस देख लो, अगर वर्ब मेरा ट्रांजिटिव है तो वो प्रीपोजिशन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वो ऑब्जेक्ट प्रीपोजिशन का बन जाएगा, लेकिन ट्रांजिटिव वर्ब का भाई खुद का ऑब्जेक्ट होता है। चलो, मैंने देखा इन्वेस्टिगेट से पूछा व्हाट, इन्वेस्टिगेट से पूछो व्हाट, क्या आंसर मिला मेरे को? द केस ना, मतलब कि ये ट्रांजिटिव वर्ब है। अगर ये ट्रांजिटिव वर्ब है तो प्रीपोजिशन को उड़ाना पड़ेगा। आगे देखिए, वी आर डिस्कसिंग अबाउट द इशूज। अब डिस्कसिंग से पूछा व्हाट, मतलब कि ये इसका ऑब्जेक्ट बन रहा है, इसका मतलब अबाउट को हटाना पड़ेगा, क्योंकि अगर प्रीपोजिशन मैंने रहने दिया तो ऑब्जेक्ट किसका बन जाएगा? उस प्रीपोजिशन का बन जाएगा। ही हैज ऑर्डर्ड फॉर अ कप ऑफ टी, ऑर्डर से पूछा व्हाट, तो व्हाट का पूछा तो क्या मिला मेरा आंसर? अ कप ऑफ टी। इसका मतलब फॉर का यूज आप नहीं कर सकते हो। समझ आया? लेकिन अब मान लो आपको किसी ने रटवा दिया कि भाई ऑर्डर के साथ आप फॉर मत लगाना, तो आप रट कर बैठे हो, लेकिन मैंने सेंटेंस अगर चेंज कर दिया, ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही है, तो इसके पीछे का रीजन कहां से लाओगे? तो भाई यहां पर ऑर्डर कैसे काम कर रहा? एक नाउन की तरह काम कर रहा, तो दो नाउन कैसे आएगा? उनके बीच में एक प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है। ठीक है, वर्ब बनेगा तभी तो ट्रांजिटिव इंट्रांजिटिव के कॉन्सेप्ट को आप देखोगे। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे बिल्कुल सही है, तो समझ गए होंगे। तो उसी तरीके से मेरे पास एक वर्ड है, क्या है वो? कंप्राइज। इसमें भी देखो क्या दिक्कत है। कंप्राइज जो वर्ड है, अगर एक्टिव वॉइस में है, एक्टिव वॉइस में है, ध्यान रखोगे, अगर किसी भी सेंटेंस का पैसिव करते हैं ना, वो वर्ब इंट्रांजिटिव बन जाता है। ये सब चीजें डिटेल में आगे हम लोग कभी देखेंगे। कंप्राइज एक्टिव वॉइस में है तो इनके साथ ऑफ नहीं लगता। क्यों नहीं लगता? क्योंकि ये भी क्या है? आपके ट्रांजिटिव वर्ब है। ठीक है, तो देखो, बिल्डिंग एक्टिव का मतलब सब्जेक्ट इधर, कंप्राइज से पूछा व्हाट, तो क्या आया मेरा? ऑफ। रटना बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन ये भी याद रखना, अगर बी कंप्राइज्ड ऑफ आ गया, बी कंप्राइज्ड आ गया तो ऑफ लगा सकते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि ये पैसिव वॉइस। क्या है ये? पैसिव वॉइस। जैसे दिस बिल्डिंग इज कंप्राइज्ड ऑफ, आगे करके कुछ भी बोल दिया तो पैसिव वॉइस है, बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो पैसिव वॉइस में आप कर सकते हो। ऐसा क्यों होता है? इसके पीछे का रीजन बताऊं मैं? थोड़ा सा टाइम लूंगा। जैसे देखो, ही eats मैंगो, eat से पूछा व्हाट, क्या मिला? ये ट्रांजिटिव वर्ब है ना, he eats मैंगोज, ऐसे कर दो, प्लूरल कर दो। तो इसको पैसिव कैसे करोगे? मैंगोज इज, सॉरी, मैंगोज आर eaten बाय हिम। अब ध्यान से समझना बच्चों, यहां पर इटेन कैसा पता है? पैसिव वॉइस करा तो इंट्रांजिटिव वर्ब बन जाता है ये क्या बन गया? देखो, इसका ऑब्जेक्ट नहीं है, प्रीपोजिशन दे दिया ना। अगर प्रीपोजिशन दे दिया तो ऑब्जेक्ट किसका बन गया? इंट्रांजिटिव। मतलब किसी भी चीज का अगर पैसिव करते हैं तो वो ट्रांजिटिव वर्ब है, तो इंट्रांजिटिव बन जाता है। तो इसीलिए बी प्लस ए जब पैसिव बनता है तो ऑफ लगने लग जाता है, क्योंकि अब इंट्रांजिटिव बन गया। इंट्रांजिटिव का ऑब्जेक्ट नहीं होता तो ऑब्जेक्ट फिर कैसे दोगे? प्रीपोजिशन का दोगे। ठीक है, चलो, तो इसमें क्या हो गया? ए पार्ट में एरर हो गया आपका। रुक जाओ, सॉरी, ए में नहीं हो गया, बी है ना, बी में हो गया। आप भी पेपर में इस चीज को बहुत ध्यान से देखोगे, नहीं तो गलत होगा ही होगा। चलो, 42, आई लुक फॉरवर्ड, काफी रिपीटेड क्वेश्चन। देखो, कुछ फ्रेजेस में बता रहा हूं जिसके साथ आप वर्ब का फोर्थ फॉर्म लगाओगे। लुक फॉरवर्ड तो है ही, एक होता है विद अ व्यू टू, अकस्टम टू, अकस्टम्ड टू। लुक फॉरवर्ड टू तो हो गया, विद अ व्यू टू, गिवन टू, क्लोज टू, क्लोज टू। और क्या हो सकता है? डेडिकेटेड टू, प्रोन टू, इंपॉर्टेंट। प्रोन टू का मतलब किसी चीज के लिए नेचुरल टेंडेंसी होना। इनके बाद अगर वर्ब होगा तो हमेशा ध्यान रखना वर्ब के फोर्थ फॉर्म ही करोगे। तो लुक फॉरवर्ड टू मीट नहीं बोलोगे, क्या बोलना चाहिए आपको? मीटिंग। तो आपका आंसर क्या होगा? बी पार्ट आ गया। ये आई कैन नॉट कोप अप, बहुत बार पेपर में आ रखा, कोप अप विथ,
ये गलत है, कोप विथ बस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अप बिना मतलब का यूज करा जाता है। तो कौन से पार्ट में एरर हो गया? आप अप को हटा देना तो बी पार्ट में। आगे, आई केम ही टू दिस प्लेस बाय वॉक। एक बात आपको बताऊं, जब भी प्रेपोजिशन आता है ना बच्चों, तो हमेशा या तो नाउन पे एंड करता है या तो नाउन इक्विवेलेंट पे करता है। नाउन इक्विवेलेंट, इसके अलावा किसी चीज पे नहीं कर सकता। नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है जीरंड, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है इन्फिनेटिव, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है प्रोनाउन, नाउन इक्विवेलेंट का मतलब होता है नाउन क्लॉज और नाउन फ्रेज। कभी भी प्रेपोजिशन जो है, अगर मान लीजिए आप प्रेपोजिशन कहीं भी आ रखा, वो अगर एडवर्ब पे एंड नहीं कर सकता है, अगर ऐसा होता है, इस प्रेपोजिशन को आप क्या करो, हटा दो। मेरी बात ध्यान से सुनना। तो ध्यान से समझो, अगर कोई प्रेपोजिशन आ रखा है, उसके बाद अगर मेरे को वर्ब यूज करना है, तो पता है नाउन इक्विवेलेंट पे क्या आता है, वर्ब, इन्फिनिटिव या जीरंड। तो हमेशा किसका यूज करना? जीरंड का यूज करना, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का। ठीक है, तो यहां देखो, आई केम हियर बाय वॉक नहीं बोलोगे, क्या बोलोगे? नाउन इक्विवेलेंट बना दो। वर्ब को नाउन इक्विवेलेंट बनाने के लिए क्या तरीका है? जीरंड। अब जीरंड होता क्या है? वर्ब का एनजी फॉर्म कहां पे रखा हो? सब्जेक्ट पे, और ऑब्जेक्ट पे रखा हो, उसे बोलते हैं जीरंड। ठीक है बच्चों, आइए आगे। अब देखो, इसका भी एक क्वेश्चन दिखा दो, देखता हूं। आई विल मीट यू ऑन मंडे। अब देखो, आई विल मीट यू। अच्छा, दूसरी बात, एक बात बता दूं, एडवर्ब किसका किसका आंसर देते हैं? एडवर्ब व्हेन का आंसर देगा, वाई का देगा, वेयर का देगा, हाउ का देगा, एंड हाउ ऑफन का देगा। तो यस्टरडे टुमारो आप रटते हो ना, कि उनके पहले आप ऑन नहीं लगाओगे। क्यों नहीं लगाओगे? समझ जाओ, क्योंकि प्रेपोजिशन कभी भी एडवर्ब पेंड नहीं कर सकता। एक चीज और आपको याद याद कराई जाती है, इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स। अगर मैं बोलूं इट इज रेनिंग लाइक कैट्स एंड डॉग्स, आपको क्या कराया जाता है? आपको इस चीज को याद कराया जाता है। मैं बार बार इसी चीज को इंसिस्ट करता हूं कि आप जब याद करते हो लैंग्वेज को ना, तो आप पर्टिकुलर वर्ड को सीखते हो, पर्टिकुलर पर्टिकुलर फ्रेज को सीखते हो, लेकिन जब उसके पीछे का मैं लॉजिक बता दूं, उसके पीछे का साइंस बता दूं, ऐसा क्यों होता है, तो आप उस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे कैसे भी वर्ड आ जाए आप कर सकते हो। देखो, तो यहाँ पे रटना ने रेनिंग से पूछा हाउ, और हाउ का आंसर देने वाला क्या होता है? एडवर्ब, और प्रेपोजिशन कभी एडवर्ब पेंड नहीं करता, इसीलिए नहीं लगाते। बोलते हैं ना, वे ही फाउट विथ टूथ एंड नेल, ही फाउट टूथ एंड नेल्स बोलते हैं। क्यों? क्योंकि वो फिर से हाउ का आंसर दे रहा है, एडवर्ब बन रहा। तो ये पूरा आपका कॉन्सेप्ट था। चलो, व्हाट इज द टाइम इन योर वॉच। कभी भी ना घड़ी में समय नहीं बताते, घड़ी के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है, तो उसके लिए इन योर वॉच नहीं बोलते, बाई योर वॉच बोलते। ऑप्शन सी पढ़ते ही आपको दिखना चाहिए सब चीजें। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हाइयर देन दैट ऑफ योर्स। अब यहां पे सिखाऊंगा, बस एक बात ध्यान रखना, कंपैरिजन जो होता है इज ऑलवेज डन लाइक वाइज। ठीक है, मान लो इधर कोई शब्द है, इधर मान लो सब्जेक्ट है, हेल्पिंग वर्ब है, इधर कोई क्लॉज है, और आगे में आप कंपेयर कर रहे हैं देन लगाकर, तो यहां पर क्या यूज करते हैं? दैट का और दोज का। लेकिन दैट यूज तब करोगे जब नाउन कैसा होगा? सिंगुलर होगा। दोज तब यूज करोगे जब नाउन कैसा होगा? आपका प्लूरल होगा नाउन। अब यहां पर क्या है? देन दैट ऑफ, फिर आगे में जो चीजें मीनिंग के अकॉर्डिंग है, वो जैसे एग्जांपल देखिए, द स्ट्रीट्स ऑफ मुंबई आर वाइडर देन पटना। अब ध्यान से देखो, कंपैरिजन सही है क्या? मैं कंपैरिजन किसके किसके बीच में, मुंबई के स्ट्रीट और पटना से कंपेयर करूंगा? क्या मुंबई के स्ट्रीट और पटना के स्ट्रीट से करूंगा? तो कैसे बोलना चाहिए यहां पर? अगर देन के जगह पे लिखना था, देन के बाद देन द स्ट्रीट्स ऑफ पटना, ऐसे बोलना चाहिए था। लेकिन ग्रामर क्या कहता है कि नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करना हमेशा, और नाउन के रेपिटेशन को अवॉइड करने के लिए प्रोनाउन होता है। तो क्या बोला मैंने? अगर ये प्लूरल है तो यहां पर स्टेट्स के जगह पे क्या कर दो आप? दोज। अगर यहां पर स्ट्रीट होता तो क्या कर देते? दैट। ठीक है, एक और क्वेश्चन देखो, द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन हर्स।
यहाँ पे हर्ष का मतलब हर ड्रेस। अब बताओ, अब कंपैरिजन किसके किसके बीच में हो रहा है? मेरे ड्रेस के प्राइस का उसके ड्रेस से होगा, या मेरे ड्रेस के प्राइस का कंपैरिजन उसके ड्रेस के प्राइस से होगा? प्राइस से होगा ना, तो कैसे होना चाहिए? देन दैट ऑफ हर्स। यहां पर दैट का मतलब प्राइस आया, नाउन के रेपिटेशन को रोकने के लिए। तो यहां पे देखो, द प्राइस ऑफ ड्रेस ऑफ माई ड्रेस सही है, इज हायर, अरे गलती से तो सेम ही लिख किया, ठीक है चलो। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन, दैट का मतलब क्या है? प्राइस ऑफ योर्स का मतलब क्या है? योर ड्रेस। मतलब बात बिल्कुल पक्के की है, इसमें कोई गलती नहीं है। आगे आइए, अब ये सब कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो आप, ठीक है? वीडियो को पॉज करोगे, ये करोगे। माई माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉ हैव कम। अब देखो, एक कंपाउंड नाउन होता है, इसके बारे में सारी कहानी बता दूं। कंपाउंड नाउन, अब कंपाउंड नाउन होता क्या है? व्हेन मोर देन वन वर्ड, मोर देन वन वर्ड टुगेदर एक्ट एज अ नाउन, एक्ट एज अ नाउन, ठीक है? जब एक से ज्यादा वर्ड मिलकर एक साथ नाउन की तरह काम करे, उसे बोलते हैं कंपाउंड। जैसे मदर इन लॉ, बस मदर बोला तो मदर एक नाउन है, लेकिन मदर इन लॉ एक साथ मिलकर नाउन है, ठीक है? तो दो तरीके से है मदर इन लॉ। जब भी ऐसे कंपाउंड नाउन आएंगे, तो प्लूरल बनाने के लिए आपको क्या करना है, मैं एक एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। प्लूरल बनाने के लिए हमेशा उस पार्ट में आप एस और एस ऐड करो जिसे काउंट करोगे। आप देखो, मदर को काउंट करोगे, इनको करोगे, या लॉ को करोगे? क्या किसे काउंट करोगे? मदर को ना। कितनी मदर है? तो मदर तो हमेशा कैसे बनता है इसका प्लूरल? मदर्स इन लॉ। सबके साथ ये लगा दें, जैसे ब्रदर इन लॉ है तो आपके पेपर में लिख देंगे ब्रदर इन लॉज। नहीं नहीं, किसे काउंट करें? ब्रदर को ना, तो क्या बोलोगे? ब्रदर्स इन लॉ। अगर इसमें अपस्ट्रफे लगाना है तो हमेशा कहां पे लगाओगे? एंड में। माई ब्रदर इन लॉज फादर, इन लॉज यहां पे लगेगा। तो देखो, माई फ्रेंड्स डॉटर्स इन लॉज नहीं बोलोगे, किसे काउंट करोगे? माई फ्रेंड्स डॉटर्स इन लॉ। यहां पर प्लूरल बात सही है, तो कौन से पार्ट में हो गया आपका? बी। आई प्रेफर टी टू कॉफी, आई प्रेफर सी फूड देन। प्रेफर जब भी वर्ड आएगा, कुछ वर्ड्स बता दो जिनके साथ आप टू लगाना, कंपैरिजन जब होगा तो, जब भी कंपैरिजन होगा तो इन वर्ड्स के साथ टू लगाना। क्या क्या है? सीनियर, जूनियर, प्रेफर। आईओआर वाला समझ जाओ, एक लेमन लैंग्वेज जिस वर्ड में आईओआर है। प्रेफर, प्रेफरेबल, नेक्स्ट, नेक्स्ट हटाओ, कंपैरिजन होगा तब। अब देखो, इन सारे वर्ड्स के साथ हमेशा कंपैरिजन के इसमें टू लगाओगे, तो प्रेफर देन नहीं टू। बहुत रिपीटेड कॉन्सेप्ट है बच्चों। अच्छा, कंपैरिजन भी तो होना चाहिए। देखना, जैसे मैंने बोला ही इज माय सीनियर ऑफिसर, टू तो लगाया नहीं। आप बोलोगे यार आपने तो सिखा दिया, लेकिन कंपैरिजन करने के लिए कम से कम दो तो होना चाहिए। तो ही सीनियर टू मी, अब बोल सकता हूं। वी वर डिस्कसिंग अबाउट, आ गया क्वेश्चन। बोला ना बच्चों, जो कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं बहुत दिमाग से, बहुत शिद्दत के साथ हर बात को नोट डाउन करते जाओ। मैंने पहले बोला कुछ टॉपिक रह जाएगा, उसके मैं सेपरेट क्लास करा दूंगा। तो डिस्कस से पूछो व्हाट, और वर्ड्स भी जो दे रहा हूं वो करो। बस इडियम थोड़ा सा उस पर काम करो, अगर आपके पास सीट्स हैं तो, ठीक है? क्योंकि टाइम मेरे पास लिमिटेड है। डिस्कस से पूछा मैंने व्हाट, ऑब्जेक्ट नहीं आएगा, तो कौन से पार्ट में कर दोगे? बी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, डिस्पोज ऑफ। डिस्पोज के साथ, डिस्पोज ऑफ का मतलब होता है गेट राइड ऑफ। गेट राइड ऑफ का मतलब वो चीज आपके यूज का नहीं है, तो उसको क्या कर दिया आपने? मतलब कि फेंक दिया, उसे बोलते हैं गेट। तो क्या होगा? सिंगल ऑफ आता है। डबल ऑफ का मतलब सेपरेशन आएगा, हमेशा ध्यान रखना। अब कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स है वो देख लो। मैं बोला कि एंड में कुछ एक्स्ट्रा वर्ड भी आपको देता हूं, तो क्या क्या वर्ड्स हो सकते हैं? ठीक है, चलो देखो, आज का वोकैब कैप्सूल आपके लिए क्या क्या है? erudite, having or showing a great knowledge that is gained from the academy। great knowledgeable, knowledgeable के लिए synonyms literate, learn, scholarly, lettered, cerebral, seasoned, ये ऑप्शन में था आपका। एंटोनिम्स में ignorant, uneducated, सॉरी uneducated, ठीक है? ignorant का मतलब होता है लैक ऑफ नॉलेज। arrogant का मतलब बताओ सारे क्या होता है? अब आ जाओ नेव। नेव का मतलब होता है ऐसा कोई इंसान जिसके पास दुनिया का ज्ञान ही नहीं हो, वर्ल्डली नॉलेज नहीं हो, मतलब जिसको इजिली कोई भी बुद्धू बना सकता है।
और जो किसी की बातों में जल्दी भरोसा कर लेता है। तो क्या, लैकिंग इन वर्ल्डली नॉलेज, जजमेंट, इनोसेंट, इनएक्सपीरियंस, इमेच्योर, इंजेन्युअस और गलिबल। ठीक है, आगे ये एंटोनिम्स में सोफिस्टिकेटेड का मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, नॉलेजेबल, एडवांस्ड, एक्सपीरियंस्ड, कॉस्मोपॉलिटन। कॉस्मोपॉलिटन भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। कॉस्मोपॉलिटन का मतलब जिनको दुनिया का ज्ञान होता है, बहुत सारे डाइवर्स, इक्लेक्ट, डाइवर्सिफाइड चीजों का ज्ञान होता है। आ जाओ आगे, अस्टाउंड। अस्टाउंड का मतलब क्या होता है कि सरप्राइज। अब सरप्राइज से रिलेटेड वर्ड अमेज, स्टन, यही सब पेपर में मिलेंगे वर्ड। अगर इससे रिलेटेड आएगा तो इससे बाहर कुछ आएगा ही नहीं। ठीक है, बिविल्डर, अगर इस वाले टर्म से रिलेटेड है, बिविल्डर, परप्लेक्स, कंफाउंड। एस्टोनिश था, एक एस्टोनिश भी लिख दो, एस्टोनिश लिख लेना। एनिहिलेट का मतलब बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। समथिंग समबडी कंप्लीटली, टू डिफीट, डिफीट का भी मीनिंग देता है। इरेडिकेट का मतलब मिटाना, डिस्ट्रॉय, ऑब्लिटरेट, किसी चीज को कम से हटा देने को बोलते हैं। इफेस, डेमोलिश, रेज, जैसी रेज आता है एक और वर्ड आना चाहिए आपको, रेज। इस वाले रेज का मतलब होता है एंगर, गुस्सा। लेकिन RAJD का मतलब होता है टू डिस्ट्रॉय, किसी चीज को क्या कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना। आगे आ जाओ, इलोक्वेंस, कि अगर किसी के अंदर कोई कैपेबिलिटी है, एबिलिटी है, किसी लैंग्वेज को, किसी चीज के बारे में बोलने का, बहुत कॉन्फिडेंटली रखने का, उसे बोलते हैं इलोक्वेंस। आर्टिकुलेटनेस, ऑरेटरी। ठीक है, सिनोनिम्स बनेंगे। प्रीडायलेक्शन क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग फॉर समथिंग। स्ट्रॉन्ग लाइकिंग के लिए अभी पेपर में भी वर्ड आया था, इनक्लिनेशन। एफिनिटी याद करोगे, इंपॉर्टेंट है। आई हैव अ ग्रेट एफिनिटी फॉर समथिंग, दैट मीन्स यू वांट टू डू दैट थिंग वेरी 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 नेसेसरीली, मतलब कि आपको करने का बहुत मन है। पेंस एंड फोर, प्रोपेंसिटी, डिस्पोजिशन। ठीक है, आ गया ये इनजेन्युअस, कंफ्यूजिंग वर्ड्स कुछ है। इनजेन्युअस और इनजेनियस और इंजेन्युअस, इन दोनों वर्ड्स को देखोगे, इनजेन्युअस और इंजेनियस, इन दोनों वर्ड्स कंफ्यूजिंग है और पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन दोनों वर्ड्स को देखते हैं। आपको याद करने का तरीका बता रहा हूं। जीनियस वर्ड का स्पेलिंग क्या होता है, GENIUS ना। अगर कोई इंसान जीनियस है तो कैसा, वो तेज है। तो इनजेन्युअस का मतलब ऐसे याद करो, ऑफ अ पर्सन हैविंग अ लॉट ऑफ गुड एंड इन्वेंटिव आइडियाज, जो तेज है, इंटेलिजेंट है। तो जीनियस से मैंने याद कर लिया, जीनियस का मतलब इंटेलिजेंट। लेकिन यहां पर इनजेन्युअस का मतलब क्या होता है कि ऑनेस्ट, जेन्यून वर्ड को याद करो। जेन्यून का मतलब कोई अगर इंसान जेन्युइन है तो ऑनेस्ट है, इनोसेंट है। तो इनजेन्युअस का मतलब होता है इनोसेंट। अभी बोला RAGE, रेज का मतलब क्या होता है, टू शो दैट यू आर वेरी एंग्री। लेकिन RAJD, रेज का मतलब होता है किसी चीज को डिस्ट्रॉय करना। तो गाइज, this is all about today's class. Hoping you all enjoyed the video a lot. और कुछ ना कुछ बहुत सारी चीजें आपने सीखा होगा। मैं फिर से वही बात बोल रहा हूँ कि जो बच्चे अचानक से वीडियो सेकंड में, वीडियो 2 में आकर देखते हैं, काइंड हम्बल रिक्वेस्ट फ्रॉम माय साइड, वीडियो 1 को देखो, वहां पर सारे क्वेश्चन का पहले स्ट्रेटजी बताया। और ऐसा नहीं कि यहाँ पर नहीं बताता, यहाँ भी हर क्वेश्चन का डिटेल सोल्यूशन कराता हूँ। अगर एक कोई क्वेश्चन ले रहा तो आपको 4 वर्ड्स नहीं, वहां से 20 वर्ड सिखाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि वक्त कम है। क्योंकि अगर ऑप्शन को मैं एक्सप्लेन करके निकलता जाऊंगा तो चीजें हो सकता है कि पेपर में कुछ अलग शब्द आ जाए। तो उससे रिलेटेड जितने भी वर्ड्स पे आते हैं वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। तो ये कम समय में आपकी प्रिपरेशन को बूस्ट करने का बेस्ट तरीका हो सकता है। ठीक है गाइज, तो गाइज, दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। दिस साइड मनीष गुप्ता, साइनिंग ऑफ द सेशन। जय हिंद।